गुड मॉर्निंग ऑल। जीपीएससी नर्मदा असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 100 टू 150। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे 151 टू 200 क्वेश्चन। साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उससे सिमिलर क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं एग्जामिनेशन में, वेरियस एग्जामिनेशन में। आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, एग्जाम पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा मुझे, मैं साथ में वो भी डिस्कस करते हुए चलूंगा आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 को देखते हैं। When Froude number is equal to unity, the flow in an open channel is called। देखिए, फ्लो की टाइप को मेजर करने के लिए पाइप फ्लो के लिए अलग पैरामीटर है और ओपन चैनल फ्लो के लिए अलग पैरामीटर है। व्हेन वी आर डीलिंग विद पाइप फ्लो देन वी यूज रेनॉल्ड्स नंबर आर ई। जितने भी ये डायमेंशनलेस नंबर हैं इनका रेशियो भी आपको पता होना चाहिए कि इनकी दो पैरामीटर का ये रेशियो होता है और इनकी वैल्यूज भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेनॉल्ड्स नंबर जब हम यूज़ करते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ विस्कस फोर्स टू इनर्शिया फोर्स। जब हम फ्राउड नंबर की बात करते हैं तो इट इज़ द रेशियो ऑफ ग्रेविटी फोर्स टू इनर्शिया फोर्स। तो ये रेशियो भी पूछ सकते हैं आपसे किन दो फोर्स का रेशियो होता है और आपसे इनकी वैल्यू भी पूछ सकते हैं। और ये भी याद रखिए कि ये सभी पैरामीटर्स जो है, चाहे वेबर नंबर हो, रेनॉल्ड्स नंबर हो, फ्राउड नंबर हो, मैच नंबर हो, ये सभी डायमेंशन लेस है। आपसे डायमेंशन अगर पूछा जाता है तो डायमेंशन उसकी कुछ भी नहीं होती, जीरो। और यूनिट लेस भी है क्योंकि ये दो फोर्स का रेशियो है तो दोनों यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कोई भी ना यूनिट होगा ना कोई डायमेंशन होगा। अब चलते हैं इनकी वैल्यूज पे। रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू ओपन चैनल के लिए अलग होती है और पाइप फ्लो के लिए अलग होती है। तो पहले बात हम कर लेते हैं पाइप फ्लो के लिए। तो अगर हम पाइप फ्लो की बात करें तो पाइप के लिए देखिए, अगर हम बात करें पाइप के लिए तो ये पाइप में कितना होता है, 2000 से ग्रेटर हो, 2000 तक, अप टू 2000 इट इज कॉल्ड लेमिनार फ्लो। अगर अगर 2000 से कम है तो इसको हम कहेंगे लेमिनार फ्लो पाइप फ्लो में। 2000 से लेकर 4000 तक ट्रांजिशन जोन और ग्रेटर देन 4000 टर्बुलेंट फ्लो। ठीक, लेमिनार फ्लो, इनके बीच में ट्रांजिशन जोन और ग्रेटर देन 4000 इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। सिमिलरली पाइप फ्लो के लिए क्या होता है, 500 से अगर कम है तो लेमिनार फ्लो, 500 टू 2000 ट्रांजिशन जोन, ग्रेटर देन 2000 टर्बुलेंट जोन। अब इसी तरह से फ्राउड नंबर की वैल्यू क्या है, 1। रेशियो आपने देख लिया, रेशियो आपको याद रखना है और वैल्यू भी आपको याद रखनी है। अगर 1 से कम हो तो हम बोलेंगे सब क्रिटिकल, 1 हो तो क्रिटिकल और 1 से ग्रेटर हो तो सुपर क्रिटिकल। तो ये सब क्रिटिकल है, दैट मीन्स इट इज लेस देन 1। व्हाट इज लेस देन 1, फ्राउड नंबर इज लेस देन 1। व्हेन FR इज इक्वल टू 1 देन इट इज कॉल्ड critical flow, right? Supercritical flow, that means FR is greater than 1, then it is called supercritical flow। तो ये इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। सुपर क्रिटिकल फ्लो में क्या होता है कि डेप्थ कम होगी, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है। डेप्थ बहुत कम होता है बट वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है, इसे हम शूटिंग फ्लो भी कहते हैं। और अगर क्रिटिकल में है दैट मीन्स इसकी ये एक पॉइंट है जिसके अगर उससे अगर डेप्थ और बढ़ेगी तो वो सब क्रिटिकल में चला जाएगा, उससे डेप्थ अगर कम होगी तो सुपर क्रिटिकल फ्लो में चला जाएगा। तो डेप्थ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के कंपैरिजन में। अगर डेप्थ बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, दैट मीन्स सब क्रिटिकल फ्लो में डेप्थ ज्यादा होता है बट वेलोसिटी कम होता है। सुपर क्रिटिकल में डेप्थ कम होता है बट वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लेंथ ऑफ द पाइप इज गिवन एज 500 मीटर, डाया इज गिवन। इफ द डाया ऑफ द इक्विवेलेंट पाइप 20 सेंटीमीटर देन इट्स लेंथ इज। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इक्विवेलेंट पाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आप एक सिंपल सा इक्वेशन याद रखिए। इक्विवेलेंट पाइप क्या होता है, मान लेते हैं ये यहाँ से कोई एक पाइप आ रहा था, यहाँ पे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यहाँ से 2 पाइप में ऐसे डिवाइड हो गया। अब यहाँ से जो भी डिस्चार्ज पास हो रहा था ये डिस्चार्ज 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं इसका एरिया कुछ था और वेलोसिटी कुछ था। यहाँ पे इस केस में यहाँ पे इसका एरिया कुछ है, इसमें वेलोसिटी कुछ और होगा, इसका एरिया कुछ और होगा, वेलोसिटी कुछ और होगा।
तो आपसे पूछा जाएगा कि या तो ये दोनों वैल्यू गिवन होगा, आपसे पूछा जाएगा ये बताओ कितना है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि अगर ऐसा कोई पाइप है, दो पाइप से पानी पास हो रहा था, वाटर डिस्चार्ज पास हो रहा था, अब उसके इक्विवेलेंट पाइप बनाना है। मतलब एक ही पाइप मुझे अब यूज करना है दो या तीन पाइप की जगह, तो मैं क्या डाया रखूं और क्या एरिया रखूं, क्या वेलोसिटी रखूं, ताकि इक्विवेलेंट पाइप की एकमात्र डेफिनेशन है कि इक्विवेलेंट पाइप में डिस्चार्ज सेम होगा और हेड लॉस भी सेम होगा। आप चाहे जितने भी पाइप को कन्वर्ट करके एक सिंगल पाइप बना रहे हो, ये दो चीज आपको पैरामीटर याद रखना है कि इक्विवेलेंट पाइप में हेड लॉस भी सेम होता है एज कंपेयर टू डिफरेंट डिफरेंट पाइप। मान लीजिए पहले चार पाइप था, उसको हमने कन्वर्ट किया एक पाइप में, तो चारों का हेड लॉस जितना भी होगा उतना ही हेड लॉस इक्विवेलेंट पाइप का भी होगा, और डिस्चार्ज भी सेम के सेम रहेगा। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करना है बहुत सिंपल है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। आप कभी भी इसके चाहे न्यूमेरिकल आए चाहे आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए, यू कैन L/D⁵ इज इक्वल टू L1/D1⁵ प्लस L2, जितने भी पाइप है यहाँ पे आप उनकी वैल्यूज इंक्लूड करते जाइए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक, तो जितने भी इंडिविजुअल पाइप है उन सब की वैल्यू यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है, और ये हमारा है इक्विवेलेंट पाइप का डायमेंशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या पूछा, एक ही पाइप है उसी को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही पैरामीटर लेना है। तो L1 देखिए, जो पाइप गिवन है उसका लेंथ कितना है 500 मीटर, तो 500 डिवाइड बाई डायमीटर कितना है 10, 10⁵ ठीक, ये हो गया हमारा इसका इसका पैरामीटर इज इक्वल टू, हमें इसके बराबर करना है। दूसरे वाले के लिए, इक्विवेलेंट वाले के लिए हमें क्या क्या गिवन है, तो इक्विवेलेंट पाइप का डाया गिवन है, लेंथ पूछा है, तो डाया हमें नीचे में इंसर्ट करना है, लेंथ हमें यहाँ पे L अननोन रखना है, और डाया कितना गिवन है 20, तो 20⁵ करना है हमें। इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप हैंड कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 500 इंटू 20/10⁵, तो 20/10 2 हो गया, 2⁵ आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 500, ये करेंगे आपको मिलेगा आंसर 16,000। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, क्योंकि आपको कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं होता एग्जाम में, इसलिए आपको प्रॉब्लम को इस तरह से भी फॉर्मुलेट करना है कि आप उसे हैंड से कर सकें। आप अगर सिंपली पावर 5 कैलकुलेट करने जाएंगे किसी टिपिकल प्रॉब्लम का, तो आपको बहुत समय लगेगा। सो इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू बी अवेयर विद द प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट इज पेल्टन व्हील इज अ, देखिए दो प्रकार के टरबाइन होते हैं, इंपल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। ठीक, इंपल्स टरबाइन के अंदर कौन सा आता है, पेल्टन व्हील, पेल्टन व्हील, और रिएक्शन टरबाइन के अंदर कैपलान, फ्रांसिस, ये सब। ठीक है, और क्या क्या डिफरेंस है, इंपल्स टरबाइन में जो भी एनर्जी होती है वाटर की, वो सारी की सारी कैनेटिक एनर्जी होती है। दैट मीन्स हम नोजल के थ्रू जितने भी एनर्जी वाटर के पास है उसको हम नोजल के थ्रू कैनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इंपल्स टरबाइन इज ओनली एसोसिएटेड विद कैनेटिक एनर्जी, बट इन रिएक्शन टरबाइन द एनर्जी इज पोटेंशियल प्लस कैनेटिक, इसमें दोनों ही होता है। पोटेंशियल एनर्जी भी यूज करता है वाटर, और कैनेटिक एनर्जी भी हम वाटर का यूज करते हैं, दोनों ही एनर्जी यूज करते हैं रनर को स्ट्राइक करने के लिए। ठीक है, बट पेल्टन व्हील में या फिर इंपल्स टरबाइन में हम सिर्फ और सिर्फ कैनेटिक एनर्जी को यूज करते हैं, मींस वेलोसिटी को यूज करते हैं, और इसमें हम मास प्लस वेलोसिटी दोनों का यूज करते हैं। तो कह रहे हैं पेंटल व्हील जो टरबाइन होता है वो किस प्रकार का फ्लो होता है, फ्लो की जो डायरेक्शन है, ये क्या है, फ्लो की डायरेक्शन, जब वो रनर को स्ट्राइक कर रहा है उस समय फ्लो किस तरह से उसको स्ट्राइक कर रहा है, 90 डिग्री पे, टेंजेंशियली, एक्सियली, रेडियली, उसको बोलते हैं टाइप ऑफ फ्लो। तब देखिए कौन से फ्लो का टरबाइन होता है, जब पेल्टन व्हील में जो वाटर स्ट्राइक करता है वो टेंजेंशियली स्ट्राइक करता है, कि ये मान लीजिए रनर है, ये रनर के ब्लेड्स हैं, ये रनर के ब्लेड्स हैं, तो यहाँ से जो वाटर स्ट्राइक होगा वो इस पे टेंजेंशियली, दैट मीन्स बिटवीन 0 टू 90 डिग्री इसको स्ट्राइक करता है। यहाँ से वाटर स्ट्राइक करता रहता है और ये फिर ऐसे रोटेट होता है। ठीक, तो इस केस में पेल्टन व्हील के केस में वाटर कैसे स्ट्राइक करता है, टेंजेंशियली। बाकी इनवर्ड फ्लो, एक्सियल फ्लो, ये सब किस में आते हैं, रिएक्शन टरबाइन, दैट मीन्स कैपलान में और फ्रांसिस टरबाइन में। नेक्स्ट है डायनामिक विस्कोसिटी हैज अ डायमेंशन ऑफ, देखिए ये सब क्वेश्चन फैक्चुअल है, आप इसको याद भी कर सकते हैं, और अगर आपको याद नहीं है, अगर आपको फार्मूला पता है तो वहां से भी आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए डायनामिक विस्कोसिटी, अगर आपको इसका यूनिट पता है, डायमेंशन नहीं पता, तो यूनिट लिखिए यहाँ पे, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। अब आपको इसको एमएलटी में कन्वर्ट करना है तो न्यूटन को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए होता है,
मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की यूनिट होती है केजी, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एन की जगह आप केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख सकते हैं। तो केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर हो गया हमारा न्यूटन का। इसके अलावा क्या यहाँ पे सेकेंड है, तो सेकेंड और मीटर स्क्वायर नीचे में है। जो जिससे कट हो रहा है कट कर दीजिए, एस से एस गया, एम से एम, क्या बच गया केजी सेकेंड और मीटर। तो केजी ऊपर में है तो एम के पावर 1, एस नीचे है तो एस का पावर -1, एल एल लेंथ है, लेंथ तो एल का पावर -1, लेंथ में मीटर है हमारे पास यहाँ पे, तो एल का पावर -1, और एम एल टी टाइम का क्या यूनिट है, सेकेंड, और सेकेंड भी नीचे डिनोमिनेटर में है तो -1। तो यहाँ से आप यूनिट अगर याद नहीं भी है तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 155, ऑरिफिस मीटर इज यूज टू मेजर। देखिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं फ्लो में जो यूज होते हैं, कुछ वेलोसिटी के लिए होते हैं, कुछ डिस्चार्ज मेजर करने के लिए होते हैं। खास करके डिस्चार्ज के लिए तो बहुत सारे हैं, तो उनको उनके नेम आपको याद रखना है। देखिए ऑरिफिस मीटर हो गया, या फिर वेंचुरी मीटर हो गया, या फिर आपका नोच हो गया, ये सब का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिस्चार्ज मेजर करना। ठीक है, दीज ऑल इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू मेजर द डिस्चार्ज इन पाइप फ्लो, इन पाइप फ्लो। ठीक है, ये भी याद रखिए आप। वेंचुरी फ्लूम पूछते हैं कभी कभी क्वेश्चन, वेंचुरी फ्लूम किसके लिए काम में आता है, वेंचुरी फ्लूम, तो ये होता है ओपन चैनल में डिस्चार्ज मेजर करने के लिए। ठीक है, वेंचुरी फ्लूम ओपन चैनल में यूज होता है डिस्चार्ज के लिए। बाकी ऑरिफिस मीटर है तो ये डिस्चार्ज मेजर करेगा किसमें, पाइप फ्लो में। वेलोसिटी के लिए कौन सा यूज होता है, पाइटॉट ट्यूब, पाइटॉट ट्यूब पाइप फ्लो के लिए। ठीक है, ओपन चैनल फ्लो के लिए हम जानते हैं, ओपन चैनल फ्लो के लिए कौन सा होता है, ओपन चैनल फ्लो के लिए हम सभी जानते हैं, ओपन चैनल फ्लो के लिए बहुत ही पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है करंट मीटर। ठीक है, करंट मीटर। प्रेशर के लिए हम पीजोमीटर यूज करते हैं। वॉल्यूम के लिए तो सिंपली हम कैसे भी मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम के लिए कोई इतना बड़ा वो नहीं है, हम मेजरिंग टैंक से भी टाइम नोट करके हम वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, डिस्चार्ज मेजर भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉन्डेज रिक्वायरमेंट इन अ हाइड्रो पावर प्लांट इंक्लूड्स द नीड ऑफ। पॉन्डेज की रिक्वायरमेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में हमेशा रखी जाती है, मतलब जहाँ भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होगा तो वहाँ पे कुछ वाटर को रिजर्व करके रखा जाता है कुछ कंडीशंस के लिए, और वो कंडीशंस पूछ रहा है क्या है, क्यों रिजर्व करके रखते हैं कुछ वाटर को, टू बैलेंस द वेरिंग डिमांड। बिल्कुल, क्योंकि डिमांड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती घटती रहती है, जब ज़्यादा डिमांड है तो एक्स्ट्रा वाटर चाहिए, जब कम डिमांड है तो पानी हमें कम चाहिए। तो हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डिमांड नहीं, अगर आप ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो या तो वेस्ट होगा, या फिर उसकी डिमांड नहीं है फिर भी आपका मशीन एक्स्ट्रा पावर पे रन कर रहा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए, डिमांड को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे पॉन्डेज की रिक्वायरमेंट रखते हैं। दूसरा है टू कंपनसेट द वेस्टेज एंड स्पिलेज। तो जो वेस्ट हो रहा है वाटर, मान लो अभी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है तो वाटर को हम स्टोरेज में डाल देंगे, तो वो वाटर स्टोर हो जाएगा, पॉन्डेज में चला जाएगा, उसके लिए भी करते हैं। टू बैलेंस द शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन इन फ्लो। मान लीजिए कभी ऐसा हो रहा है कि कैनाल से या डैम में वाटर का फ्लो कम आ रहा है, आपको रिक्वायरमेंट वहाँ पे ज़्यादा है, तो उस समय भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं पॉन्डेज का। तो ये सभी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हेन HFL ऑफ द ड्रेन इज सफिशिएंटली बिलो द बॉटम ऑफ द कैनाल सो दैट द ड्रेनेज वाटर फ्लो फ्रीली अंडर ग्रेविटी द स्ट्रक्चर इज नोन है। इसमें 4 स्ट्रक्चर होते हैं, आप इंपॉर्टेंटली याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के एक ना एक कुछ बार एग्जाम में आ ही जाता है। 4 आप याद रखिए, 2 होते हैं। देखिए कंडीशन क्या है, कुछ भी नहीं, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर का है, बहुत सिंपल कंसेप्ट मैं बताता हूँ। मान लो यहाँ पे ये ड्रेन जा रहा है, ये ड्रेन है, ये ड्रेन है, और यहाँ से क्रॉस करना है कैनाल को। ड्रेन मीन्स रिवर, नेचुरल ड्रेन रिवर ही होगा जनरली, और आपने कैनाल को डिजाइन किया तो रिवर तो पहले से होगा, बट आप कैनाल जो डिजाइन कर रहे हैं उसको मान लो यहाँ पे रिवर को क्रॉस करना है, तो कैसे क्रॉस कर सकता है, मिक्स तो कर नहीं सकते हम, या तो ऊपर से जाएगा या नीचे से क्रॉस करेगा, या तो ब्रिज जो फ्लाईओवर होता है उस तरह से पास करवाना पड़ेगा हमें, या फिर अंडर पास की तरफ पास करवाना पड़ेगा। इन्हीं 4 कंडीशन को, ऊपर से पास करवाना है उसके 2 कंडीशन है, नीचे से पास करवाना है उसके भी 2 कंडीशन है, का ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ऊपर के पास करने की भी 2 कंडीशन हम डिस्कस करेंगे, नीचे से पास करवाने के भी 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 2 टाइप डिस्कस करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर कैनाल हमारा ऊपर से पास हो रहा है ड्रेन के, तो उसके 2 नाम क्या क्या हैं। उसके एक नाम है एक्वाडक्ट, एक्वाडक्ट, और दूसरा है साइफन एक्वाडक्ट, साइफन एक्वाडक्ट। एक्वाडक्ट में क्या होगा कि ड्रेन जो रिवर है उसका
हाईएस्ट फ्लड लेवल HFL यहीं तक होगा। दैट मीन्स HFL की जो वैल्यू है ड्रेन की, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम उसका वाटर का लेवल यहाँ पे है। और कैनाल का जो आपका RL है बेड लेवल का, वो मान लो इसके ऊपर है, काफी ऊपर है, तो आप क्या प्रोवाइड करेंगे? एक्वाडक्ट। दैट मीन्स कैनाल का जो आपका बेड लेवल का RL आ रहा है, आपने डिजाइन जो किया है उसका लेवल है 105 मीटर फॉर एग्जाम्पल, उसका RL है 105 मीटर, और HFL जो है ड्रेन का, उसका लेवल है 103 मीटर, 100 मीटर, ऐसा कुछ है। ठीक, काफी डिफरेंस है इसके बीच में। तो उस केस में हम प्रोवाइड करेंगे एक्वाडक्ट। बट अगर ऐसा केस हो जाए कि HFL हो जाए 105 मीटर, HFL जो ड्रेन का है, क्योंकि ड्रेन को तो हम ड्रेन को कुछ कर सकते हैं और ना ही हम इसमें कुछ कर सकते हैं, तो ड्रेन का जो HFL का लेवल है वो यहाँ है, मान लीजिए 105 मीटर है, और आपने जो कैनल डिजाइन किया उसका RL आ रहा है, उसके बॉटम का बेड लेवल का RL आ रहा है 103 मीटर। इस केस में क्या हो रहा है कि आपको जो कैनाल पास करवाना है उसका बॉटम का लेवल नीचे है फ्लड लेवल से, हाईएस्ट फ्लड लेवल से। तो उस केस में क्या होगा कि या तो ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, ड्रेन ड्रेन वाटर जो है वो स्ट्राइक करेगा उसके बॉटम में। तो उस केस में क्या करते हैं? कैनाल साइफन प्रोवाइड करते हैं, साइफन एक्वाडक्ट जिसे बोलते हैं। हम इसमें क्या करते हैं? हम एक साइफोनिक एक्शन के थ्रू वाटर को प्रोवाइड करते हैं। उस केस में हम ड्रेन को थोड़ा यहाँ पे डिप्रेस करते हैं, और साइफोनिक एक्शन मतलब काफी प्रेशर के थ्रू यहाँ पे वाटर पास होता है ड्रेन से। ठीक है, दिस इज कॉल्ड साइफन एक्वाडक्ट। सेम कंडीशन को आप उल्टा कर दो, दैट मीन्स अब कैनाल अंडर पास से पास हो रहा है और ड्रेन ऊपर है, तो उसके भी दो नाम है, बस आपको नाम ही याद रखना है, कंडीशन तो मैंने बता ही दिया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अगर कैनाल का जो FSL है, कैनाल का FSL फुल सप्लाई लेवल जो है वो, अगर ड्रेन, अब ड्रेन ऊपर है और कैनाल नीचे है, तो कैनाल का जो FSL है वो नीचे है एज कंपेयर टू बेड लेवल ऑफ ड्रेन से, तो उसको बोलेंगे हम सुपर पैसेज, उसको बोलते हैं हम सुपर पैसेज। और अगर ये इसका बेड लेवल, ड्रेन का बेड लेवल कैनाल के फुल सप्लाई लेवल से नीचे है, तो उसको बोलेंगे कैनाल साइफन, कैनाल साइफन। बस ये नाम है, कंसेप्ट दोनों में सेम है, बस आपको याद रखना है कि किस केस में कौन अप है कौन डाउन है। इस केस में क्या था? कैनाल अप था, और इस केस में ड्रेन अप था। बस ये ब्रिज की तरह एक तरह से क्रॉसिंग है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हेन HFL ऑफ द ड्रेन इज सफिशिएंटली बिलो द बॉटम लेवल ऑफ कैनाल, दैट मीन्स इसमें ड्रेन हमारा नीचे है और कैनाल ऊपर है, और क्या कह रहा है कि सफिशिएंटली बिलो है, तो हमने पहले ही पढ़ा कि एक्वाडक्ट बोलेंगे। अगर ऊपर होता है HFL इसके बॉटम लेवल से, तो उसको क्या बोलते हैं? साइफन एक्वाडक्ट। सुपर पैसेज हमने देख लिया, सुपर पैसेज में क्या होगा? ड्रेन ऊपर होगा, कैनाल नीचे होगा, बट सफिशिएंटली बीच में गैप होगा, और अगर गैप नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैनाल साइफन। लेवल क्रॉसिंग कब होता है? जब दोनों का RL सेम है, उस केस में हम क्या करते हैं? मिक्स अप करते हैं। ठीक है, मिक्स कर देते हैं हम दोनों के वाटर को। नेक्स्ट है द मार्जिन बिटवीन द मैक्सिमम रिजर्वोयर लेवल एंड द टॉप ऑफ द डैम इज कॉल्ड फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड क्या होता है कि मैक्सिमम रिजर्वोयर लेवल मान लीजिए यहाँ तक है, मैक्सिमम रिजर्वोयर लेवल यहाँ तक है, और उसके बीच में हम वेव जो जनरेट होता है उसके लिए हम कुछ मार्जिन छोड़ते हैं कि पानी का फ्लक्चुएशन लेवल यहाँ तक आ सकता है, इसको बोलते हैं फ्री बोर्ड। अगर हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, बट अगर कभी वेव एक्शन फॉर्म हुआ तो इसकी वजह से वाटर बाहर स्पिल आउट हो जाएगा, उससे बचने के लिए हम फ्री बोर्ड एडिशनल हाइट हम प्रोवाइड करते हैं। HFL के ऊपर भी, HFL तो होता है हमारा किसमें? ड्रेन के केस में, बट रिजर्वोयर में रिजर्वोयर का लेवल बोलेंगे, तो रिजर्वोयर मैक्सिमम रिजर्वोयर लेवल जो है MRL, उससे हम ऊपर कुछ डिस्टेंस तक हम स्पेस को खाली छोड़ते हैं, इसके लिए उसको बोलते हैं फ्री बोर्ड, ताकि वेव के टाइम में पानी बाहर स्पिल आउट ना हो, बाहर फ्लडिंग की समस्या ना आए। नेक्स्ट है स्पिल वे। आप सब लोग जानते हैं स्पिल वे क्या होता है? सेफ्टी वॉल्व ऑफ डैम। जब पानी में मैक्सिमम वाटर आ जाता है, जब हमारे डैम में मैक्सिमम वाटर सप्लाई होता है, उस केस में हमें एडिशनल वाटर को हमें डाउन स्ट्रीम में पास करना होता है, तो उस केस में हम स्पिलवे के गेट ओपन करते हैं और एडिशनल वाटर को डाउन स्ट्रीम साइड में पास करते हैं। इंस्पेक्शन रोड में क्या होता है कि जो डैम के ऊपर हम इंस्पेक्शन करने के लिए रोड बनाते हैं, ताकि इंस्पेक्ट कर सकें कि क्या खराबी है कुछ, या कुछ भी हमें इंस्पेक्ट करना हो तो उसके लिए हम इंस्पेक्शन रोडवे बनाते हैं। द लैंड इज सेड टू बी वाटर लॉक्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि लैंड को हम वाटर लॉक्ड कब बोलते हैं? द सॉइल पोर्स, ये याद कर लीजिए। वाटर लॉक के केस में होता क्या है, मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड लेवल है और यहाँ पे एक ट्री है, ठीक है, ये हमारा ट्री है, तो इसके जो रूट्स हैं कैसे वर्क करता है? सिंपली जो इसके रूट्स है वो न्यूट्रिएंट और वाटर कहाँ से लेता है? ग्राउंड वाटर से, और सन की एनर्जी ऊपर से, फिर फोटोसिंथेसिस करता है। तो इसके रूट का मेन फंक्शन क्या है? वाटर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना ग्राउंड से।
जब वाटर लॉगिंग होगा तो न्यूट्रिएंट कैसे मिलता है इसको? वाटर तो इसको मिलेगा सफिशिएंटली, बट न्यूट्रिएंट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इसको न्यूट्रिएंट कैसे मिलता है कि जो सॉइल के अंदर बैक्टीरियाज हैं वो क्या करते हैं, अपने फूड से जो प्रोड्यूस करते हैं ईटेबल नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन प्लांट यूज करता है एज अ न्यूट्रिएंट, वो प्लांट डायरेक्टली अवेलेबल नहीं, वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता अर्थ के अंदर, वो कौन प्रोड्यूस करता है? बैक्टीरियाज। तो जब वाटर लॉगिंग होती है तो पोर्स, जो खाली स्पेस है, वो फिल हो जाता है वाटर के थ्रू, तो वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो बैक्टीरिया के डाई होने की वजह से न्यूट्रिएंट फॉर्म नहीं हो पाता, दैट मीन्स कंज्यूमेबल नाइट्रोजन कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जो कि प्लांट अब न्यूट्रिएंट नहीं ले सकता। वाटर तो ये अभी भी सफिशिएंटली ले सकता है, बट न्यूट्रिएंट आर नॉट अवेलेबल नाउ। सो फॉर दैट पर्पस वाटर लॉगिंग इज ऑल्सो अननेसेसरी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो इरिगेशन करता है तो ओवर इरिगेशन इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। ओवर इरिगेशन की वजह से क्या होगा कि जो ये वाटर के पोर्स हैं वो फिल हो जाएंगे और जो न्यूट्रिएंट है वो सफिशिएंटली नहीं मिल पाता है प्लांट को। तो वाटर लॉगिंग केस में होता क्या है, सॉइल पोर्स इन द रूट जोन गेट सैचुरेटेड विद वाटर। जैसे कि मैंने बताया, जो भी पोर्स हैं वाइड्स हैं वो कंप्लीटली सैचुरेट हो जाते हैं वाटर के साथ, मतलब वाटर फिल हो जाता है उसकी जगह पे, एयर की जगह, इधर बाई एक्चुअल वाटर टेबल, चाहे तो वाटर टेबल की वजह से हो वाटर लॉगिंग, और बाई इट्स कैपिलरी फ्रिंज। कैपिलरी फ्रिंज क्या होता है? जहां पे वाटर टेबल होता है, मान लीजिए यहाँ पे वाटर टेबल है तो इसके कुछ डिस्टेंस ऊपर तक भी कैपिलरी वाटर होता है। ठीक है, तो वाटर लॉगिंग यहाँ पे बोला है कि कब होता है वाटर लॉगिंग, कब कहते हैं कि वाटर लॉग्ड है? चाहे तो इसका रूट जोन में पानी भर जाए, चाहे हम ऊपर से वाटर सप्लाई करके भर जाए, इधर बाय एक्चुअल वाटर टेबल, मान लो अगर वाटर आ रहा है तो इसका वाटर टेबल ऊपर की तरफ राइज हो रहा है, या फिर इवन कैपिलरी फ्रिंज, जो कैपिलरी जोन है वो भी अगर पहुंच गया वाटर के रूट जोन में, तो भी हमारा कंडीशन क्या कहलाएगा? वाटर लॉग्ड कंडीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने कंसेप्ट इसीलिए समझाया कि आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछें आप कंफ्यूज ना हो और आप आंसर दे पाए। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाई फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा किसी भी एक्यूफर से या सॉइल से कितना पानी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। होता क्या है, कोई सॉइल है सिंपली, उसके अंदर जब हम वाटर को इंक्लूड करते हैं, उसके अंदर वाटर को हम सप्लाई करते हैं, तो होता क्या है, वाटर इसके पोर्स में जो खाली रिक्त स्थान है, वॉइड्स हैं, उसके बीच में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब जब बारी आती है उस पानी को वापस लेने की, दैट मीन्स हम पानी चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसे ड्रेन करेंगे। तो कुछ वाटर क्या होता है जो फ्रीली अवेलेबल है वॉइड्स के बीच में, उसको तो हम इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो ड्रेनेज के थ्रू भी आ जाएगा बाहर। बट कुछ वाटर होते हैं जो कुछ सॉइल के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उससे बॉन्ड बन जाता है, और उस पानी को हम इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि क्ले इज अ मोस्ट कॉमन एग्जांपल। क्ले क्या करता है, अपने अंदर, उसके अंदर वाइट्स तो बहुत होता है, वाटर को पोरोस तो बहुत कहते हैं क्ले को, तो दैट कैन एब्जॉर्ब वाटर इन हाई क्वांटिटी बट दैट कैन नॉट यील्ड वाटर इन सफिशिएंट क्वांटिटी। वाई? बिकॉज जो उसके सरफेस पे चार्ज होता है उस वाटर को इतनी हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करके रखता है कि उस वाटर को हम बाहर एक्सट्रैक्ट इजिली नहीं कर सकते। इस वैल्यू को क्या कहते हैं? जो अपने आप ग्रेविटी के द्वारा बाहर आ जाए उसको बोलते हैं स्पेसिफिक यील्ड। ठीक है, और ग्रेविटी के बाद जो पानी बच जाता है सॉइल के अंदर उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिटेंशन, जितना पानी वो अपने अंदर रिटेन कर सकता है। ठीक, द फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर अ प्लांट हैव बीन ग्रोन फ्यू सेंटीमीटर हाई, दिस इज कॉल्ड कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग क्या होता है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा हाई होती है। जब पौधा कुछ सेंटीमीटर हाई तक होता है उस समय उसकी वाटर रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा हाई होती है, उसको बोलते हैं कोर वाटरिंग। और जितने टाइम तक हमें वो हाई वाटर, ज़्यादा पानी हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, उसको बोलते हैं कोर पीरियड। ठीक है, और आफ्टर कोर पीरियड वाटर डिमांड जो है हमारे प्लांट की वो नॉर्मल हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर पीरियड, कोर वाटरिंग, और किसको बोलते हैं। तो ये कब आता है, जब हमारा जो प्लांट है वो फ्यू सेंटीमीटर ग्रो कर जाता है उसके बाद। सॉइल फॉर्मेशन through which only seepage is possible, being partly permeable and capable of giving insignificant yield is classified as। क्या कह रहा है कि सॉइल का एक ऐसा फॉर्मेशन है जो कि सिर्फ सीपेज उसमें हो सकता है, दैट मीन्स थोड़ा थोड़ा पानी सीपेज के थ्रू पास तो हो सकता है। बीइंग पार्टली परमिएबल, मतलब परमिएबल तो है बट बहुत ही कम मात्रा में, एंड केपेबल ऑफ गिविंग इनसिग्निफिकेंट यील्ड, और वो पानी बहुत ही कम मात्रा में यील्ड कर सकता है, हमें बहुत कम मात्रा में पानी मिलेगा। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, बहुत ही ईजी है, मैं आपको ट्रिक से याद करवा देता हूँ इसको। सबसे पहले होता है एक्यूफर। एक्यूफर में सफिशियंट पानी भी होता है। देखिए दो टर्म है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोरस और यहाँ पे लिखता हूँ परमिएबिलिटी। ठीक, पोरस मीन्स
एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। तो क्या होगा, अगर पानी हमें चाहिए सॉइल से, तो स्टेप वन में क्या होगा, वो पानी पहले इन करेगा, मतलब पानी एब्जॉर्ब करेगा, और सेकेंड स्टेज में क्या होगा, पानी हम उसे पंप करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो जो इन करने की कैपेसिटी है पानी को सॉइल की, उसको बोलते हैं पोरोसिटी, और कितना पोरस है वो। और जो आउट करने की कैपेसिटी है, जो हमें वो देगा जिस रेट से, उसको बोलते हैं परमिबिलिटी। तो इन दोनों संदर्भ में हम देखते हैं कि क्या कहेंगे उसको। एक्यूफर क्या है, दोनों हाई होता है, सफिशिएंट वाटर एब्जॉर्ब भी कर सकता है और सफिशिएंट वाटर हमें वापस दे भी सकता है। इसका कॉमन एग्जांपल है क्या, ग्रेवल। ग्रेवल, ठीक है, ग्रेवल के अंदर आप सफिशिएंटली पानी स्टोर भी कर सकते हैं, और सैंड भी होता है, बल्कि उसके पानी अंदर से सफिशिएंट पानी आप स्टोर भी कर सकते हैं, और जब जरूरत पड़े तो आप उसको इजीली एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता जो वाटर को हेल्ड करके रख सके। दूसरा आता है, तो एक्यूफर क्या हुआ, सफिशिएंट हेल्डिंग कैपेसिटी ऑल्सो एंड सफिशिएंट यील्डिंग कैपेसिटी ऑल्सो। दूसरा आता है एक्यूटार्ड। आप इसको ऐसे याद रखें, रिटार्ड से। रिटार्ड मीन्स क्या होता है, कम करना। ये पानी तो एब्जॉर्ब कर सकता है, बट आपको यील्ड करेगा, आपको जो देगा वो बहुत ही स्लो रेट से देगा। इसको बोलते हैं हम, पोरोसिटी तो हाई है बट परमेबिलिटी लो है। इसमें ऐसा नहीं कि पानी बिल्कुल भी नहीं दे रहा, वो दे रहा है बट बहुत ही स्लो रेट से। तो इसको बोलते हैं हम सैंडी क्ले। सैंड है और वो क्ले के साथ मिक्स हो जाए तो हमें कौन सा फॉर्मेशन देखने को मिलता है, एक्विटार्ड। एक्विफ्यूज क्या होता है, ना ही तो इसमें कैपेसिटी होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की, और ना ही कैपेसिटी होती है पानी को यील्ड करने की। जैसे कि रॉक, रॉक किसके कैटेगरी के अंदर आता है, एक्विफ्यूज के अंदर। ना ही तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है, ये भी नील होता है और ये भी नील होता है। जब पानी एब्जॉर्ब ही नहीं किया तो यील्ड कहाँ से करेगा। एंड लास्ट है एक्विक्लूड। इसको आप याद रखिए इंक्लूड से, इंक्लूड, दैट मीन्स इसके अंदर पोरोसिटी हाई होती है लेकिन ये बहुत ही लो, वेरी वेरी लो। जैसे कि एग्जांपल क्लिक क्ले, मतलब वो पानी तो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, बट एक्सट्रैक्ट आप बिल्कुल नहीं के बराबर कर सकते, निग्लिजिबल अमाउंट में। जैसे कि क्ले, मैंने अभी बताया था, क्ले क्या करता है, अट्रैक्शन फोर्स के कारण से वो पानी को बाहर नहीं आने देता। ठीक है, तो चारों समझ गए। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम प्रोबेबल फ्लड। जब हम कोई भी स्ट्रक्चर का डिजाइन करते हैं रिवर के लिए स्पेशली, तो हमें उस सबसे पहले ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि उस रिवर में मैक्सिमम वाटर कितना आ सकता है फ्लड के टाइम पे। तो मैक्सिमम वाटर का लेवल क्या हो सकता है, मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना पास हो सकता है, और उस वाटर को हम एज ए रेफरेंस मान के हम फिर स्ट्रक्चर का डिजाइन करते हैं, ताकि उस क्रिटिकल टाइम पे स्ट्रक्चर फेल ना हो जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम, द प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड या मैक्सिमम प्रोबेबल फ्लड, एमपीवी या फिर एमपीएफ। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, एन एक्सट्रीमली लार्ज बट फिजिकली पॉसिबल फ्लड इन द रीजन। इसको और कैसे डिफाइन करते हैं कि सभी जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है इन्वायरमेंट का वो वर्स्ट हो जाए, ऐसा हो जाए कि साल में पूरे साल रेनी सीजन में सिर्फ बारिश ही होता रहे, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रीमली लार्ज हो जाएगा, बट फिजिकली पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल कंडीशन नहीं है कि पूरे 2 महीने लगातार बारिश ही होता रहे, वो इम्पॉसिबल नहीं है, मेट्रोलॉजिकल कंडीशन ऐसी हो सकती है। तो उस कंडीशन में भी मैक्सिमम कितना से कितना वाटर आ सकता है, इसमें डिस्चार्ज कितना पास हो सकता है उस ड्रेन से, उसको बोलते हैं मैक्सिमम प्रोबेबल फ्लड। इसको हम एज ए रेफरेंस मानते हैं कि मैक्सिमम किसी भी कंडीशन में कितना आ सकता है, जब सारे मेट्रोलॉजिकल कंडीशन वर्स्ट कंडीशन में हो जाए तो इसके लिए आप ये फैक्ट है याद रखिए, बट मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया इसके पीछे क्या कंसेप्ट है। द टर्बिडिटी इन वाटर इज कॉज ड्यू टू, टर्बिडिटी क्या होता है, लाइट को पास करने की क्षमता में कितना डिक्रीमेंट हुआ है, उसको बोलते हैं टर्बिडिटी। जब पानी बिल्कुल क्लीन है तो इट कैन पास लाइट वेरी इजीली, बट व्हेन सम suspended matters are inserted into the water, its light passing capacity will start decreasing। तो और कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल हो सकता है, चाहे वो क्ले हो, चाहे सिल्ट हो, चाहे ग्रेवल डाल दो, या कोई भी आप पार्टिकल डालोगे, तो लाइट पासिंग की कैपेसिटी को बोलते हैं बेसिकली टर्बिडिटी। तो कहता है टर्बिडिटी किसकी वजह से हो सकता है, तो इनमें से कोई भी हो सकता है। सिल्ट भी वही स्कैटरिंग का काम करेगा, स्कैटरिंग रोकने का, क्ले भी काम करेगा, ऑर्गेनिक मैटर भी करेगा, सैंड भी करता है। तो इसलिए ऑल ऑफ द एबव आंसर है। नेक्स्ट है सुटेबल लेआउट फॉर अ वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर एन इरेगुलरली ग्रोन टाउन इज। देखिए ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मतलब जब पानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक आ गया, सीवेज में सॉरी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक आ गया, पानी को हमने ट्रीट भी कर लिया सोर्स से लाके, अब उसको सप्लाई करना है।
मान लीजिए कोई टाउन है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोई भी टाउन है। वाटर का सोर्स एक तो हमें ढूंढना पड़ता है सबसे पहले, जहाँ से हम पानी को लेंगे। उसके बाद उसको हम कहाँ तक कन्वे करते हैं? ट्रीटमेंट प्लांट तक, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक। ये ट्रीटमेंट प्लांट है, यहाँ पे हमने ट्रीट किया उसको। अब मान लो ये पूरी की पूरी सिटी है, इसमें हमें वाटर को सप्लाई करना है। तो पाइपलाइन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि हर जगह पे हमेशा पानी पहुंचता रहे, इसको बोलते हैं वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये इस तरह से होना चाहिए कि सभी जगह पे पानी बराबर पहुंचते भी रहना चाहिए। अगर कोई कहीं पे पाइप डैमेज हो भी जाए तो बाकी जगह इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर यहाँ पे कोई पाइप में डैमेज आ गया तो इससे आगे पानी नहीं पहुंच रहा है। तो हमें ये भी चीज ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहला होता है डेड एंड सिस्टम। ये किसके लिए होता है? ओल्ड सिटी के लिए और अनप्लान्ड के लिए। मान लो कोई भी अनप्लान्ड नहीं है, कोई प्लानिंग के तहत नहीं बना हुआ है, कोई भी ओल्ड सिटी है जो अनप्लान्ड, कोई भी कॉलोनी कहीं बसा हुआ है, कोई कुछ लोग यहाँ पे हैं, कुछ लोग बिल्कुल खाली है, अनप्लान्ड तरीके से है, तो उस केस में हम डेड एंड सिस्टम। एक पाइप ऐसे जाएगा, यहाँ से एक ब्रांच, यहाँ से एक ब्रांच, यहाँ से एक ब्रांच, एक ब्रांच, एक ब्रांच, एक ब्रांच, फिर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फिर एक पाइप यहाँ से गया, यहाँ से ब्रांच 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 ऐसे जाएगा, यहाँ से एक ब्रांच। तो इसको क्या बोलते हैं? डेड एंड सिस्टम। और मेन पाइप यहाँ पे लास्ट में आके खत्म हो जाएगा। तो इस केस में क्या दिक्कत आ रही है कि पाइप में सिर्फ पानी इधर से ही आ रहा है। अगर मान लो बीच में कहीं पे डैमेज हो गया तो ये पानी रुक जाएगा। ये टू वे सिस्टम नहीं है, पानी इधर से नहीं आ सकता। ठीक है, तो पहला तो ये भी दिक्कत है। तो इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, बट डेड एंड सिस्टम कहाँ प्रोवाइड करते हैं? ओल्ड ओल्ड सिटी के लिए, और वो सिटी जो इरेगुलरली प्लान्ड किए गए, मतलब कोई भी उसमें रेगुलेशन नहीं है, कोई भी बिल्डिंग है कहीं पे बनी हुई है, किसी भी तरीके से बनी हुई है। ग्रिड आयरन सिस्टम और रिंग सिस्टम, आप नाम से देख सकते हैं। आयरन सिस्टम में रेक्टेंगुलर ब्लॉक होते हैं, ऐसे पाइपलाइन बिछाया जाता है ऐसे रेक्टेंगुलर सिस्टम में। तो जो वेल प्लान्ड सिटी होते हैं उस केस में हम ग्रिड आयरन सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। रिंग सिस्टम में हम सर्कुलर पैटर्न में प्रोवाइड करते हैं, इसमें वाटर रेडियली पहुंचता है ताकि पानी हमेशा अवेलेबल रहे हर एक कंडीशन में और प्रॉपरली सबको इक्वल डिस्चार्ज के साथ मिले। रेडियल सिस्टम भी ऐसा ही है, रिंग सिस्टम की तरह ही रेडियल सिस्टम भी है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एयर बाइंडिंग इन रैपिड सैंड फिल्टर। रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर आप जानते हैं वाटर को फिल्टर करने के लिए काम में आता है। अब फिल्ट्रेशन का मेन पर्पस क्या होता है? कलर रिमूवल, बैक्टीरियाज रिमूवल, ये सब का काम होता है उसका। और सस्पेंडेड कोई पार्टिकल है उसको भी रिमूव करता है। तो जो रैपिड सैंड फिल्टर है इसमें एयर बाइंडिंग क्या होता है? मान लो यहाँ पे इनपुट आ रहा है, इनपुट का पाइप है, और ये यहाँ पे रैपिड सैंड फिल्टर है, रैपिड सैंड फिल्टर। और यहाँ से पानी फिल्टर होके पास हो रहा है, और इसमें क्या है? सैंड है। इसमें सैंड के लेयर्स हैं, ग्रेवल के लेयर है, सैंड के लेयर है। अब होगा क्या? इनिशियली जब ये बिल्कुल फिल्टर नया होगा तो यहाँ से पानी पास होगा, जो भी इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं वो इसके अंदर ट्रैप होते जाएंगे और आउटपुट यहाँ से मिलता जाएगा। तो यहाँ पे हेड का डिफरेंस इनिशियली बहुत कम होगा। दैट मीन्स अगर यहाँ का हेड अगर 10 मीटर है तो यहाँ का हेड होगा 9.9, ऐसा कुछ हेड होगा, मतलब हेड डिफरेंस बहुत ही कम है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि फिल्टर बिल्कुल क्लीन है। जो यहाँ पे प्रेशर इसको एक्सर्ट करना पड़ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए हेड जितना यूज हो रहा है, एनर्जी जितनी यूज हो रही है वो बहुत कम है। वाई? बिकॉज पोर्स आर कंप्लीटली क्लीन एंड सफिशिएंटली स्पेस्ड। दैट्स वाई हेड रिक्वायरमेंट और हेड लॉस इज वेरी मिनिमम। हेड रिक्वायरमेंट और हेड लॉस जो भी बोले वो मिनिमम है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? मोर एंड मोर इम्प्योरिटी विल गेट ट्रैप्ड इनटू इट। ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्योरिटी ट्रैप होता जाएगा इसमें। तो इसके जो पोर्स हैं, वाटर कहाँ से पास हो रहे हैं? इसके वाइड से ही पास हो रहे हैं और यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेशन आगे बढ़ेगा टाइम के साथ क्या होगा? इसके वाइड्स फिल होते जाएंगे इम्प्योरिटी के साथ, जो जिसको फिल्टर कर रहा है उसी के साथ। एक टाइम ऐसा आएगा जब वाइड्स का अमाउंट बहुत कम हो जाएगा। अब मान लो डिस्चार्ज हमने दिया यहाँ से 10 मीटर हेड का, तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 5 मीटर बच गया। दैट मीन्स 5 मीटर का लॉस ऑफ हेड हो गया। 5 मीटर की एनर्जी इसकी यूज हो गई यहाँ से यहाँ तक पास होने में। वाई? बिकॉज पोर्स आर वेरी नैरो नाउ, सो वाटर हैव टू बी एक्सर्ट मैक्सिमम प्रेशर टू रीच फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो इसी को बोलते हैं कितने हेड का लॉस हो रहा है। तो जनरली जो फिल्टर को क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट देखी जाती है वो हेड लॉस पे से मेजर की जाती है कि जब 3 मीटर हो जाए। रैपिड सैंड फिल्टर में रिक्वायरमेंट क्या है? 3 मीटर। जब हेड लॉस की वैल्यू दोनों अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में 3 मीटर पहुंच जाती है हेड लॉस की वैल्यू, तब हम उसको क्लीन करना शुरू करते हैं। तब बैक वॉशिंग के थ्रू रैपिड सैंड फिल्टर को हम क्लीन करते हैं। तो यही कह रहा है कि एयर बाइंडिंग क्या होता है? तो एयर बाइंडिंग बहुत सारे कारणों से होता है। तो देर इज एक्सेसिव नेगेटिव हेड। नेगेटिव हेड में क्या होगा? अगर नेगेटिव हेड जैसे बनना शुरू हुआ, जैसे अभी हमने बताया, उस केस में क्या होगा? एयर मॉलिक्यूल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स उसमें ट्रैप होने लगेंगे, जिसकी वजह से
एयर और वाटर दोनों ही आना शुरू होगा आउटपुट में। और ये एयर और किन कारणों से बनता है? एल्गी के फॉर्मेशन की वजह से। मान लो उसमें एल्गी फॉर्म होना शुरू हुआ रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर, तो एल्गी ऑक्सीजन को जनरेट करेगा, तो ऑक्सीजन क्या होगा? एक एयर बबल होगा, तो एयर बबल और वाटर दोनों आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जो खाली स्पेस है उसमें एयर वॉइड्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से वाटर की क्लॉगिंग होगी, वाटर पास नहीं हो सकेगा। तो एक्सेसिव नेगेटिव हेड की वजह से एयर बेंडिंग फेनोमेना देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। इन हाउस प्लम्बिंग सिस्टम लीकेज ऑफ द डिफरेंट पाइप सिस्टम। पाइप में लीकेज है वो कैसे टेस्ट करते हैं? तो बहुत सिंपल है, स्मोक से भी टेस्ट करते हैं, वाटर से भी टेस्ट करते हैं और एयर से भी टेस्ट करते हैं। प्रेशराइज करते हैं उसको और फिर हम देखते हैं कितना प्रेशर का लॉस हो रहा है, फिर हम पॉइंट सिस्टम डिटेक्ट करते हैं कि कहाँ से लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हम ये टेस्ट करते हैं कि कहाँ पे प्लम्बिंग सिस्टम में कहाँ पे खराबी है, कहाँ पे लीकेज है, कहाँ पे क्या है। द फेनोमेना बाई वर्चू ऑफ विच सॉइल पोर्स गेट क्लॉग्ड, ये डायरेक्ट डेफिनेशन है, इसको बोलते हैं सीवेज सिकनेस। तो सॉइल के पोर्स जहाँ पे क्लॉगिंग हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक डेफिनेशन है, डायरेक्टली आप डेफिनेशन याद रखिए, उसको बोलते हैं सीवेज सिकनेस। नेक्स्ट है द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स क्लोरिनेशन बियॉन्ड ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन इज नोन एज। देखिए क्लोरिनेशन क्या होता है? डिसइंफेक्शन का एक मेथड है। डिसइंफेक्शन करने के बहुत सारे मेथड है, यूवी रेस से भी होता है, बॉइलिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन मेथड फॉर अ लार्ज स्केल विच इज यूज फॉर अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्लोरिनेशन। इसमें क्या करते हैं? क्लोरीन को ऐड करते हैं वाटर में, जो कि एक डिसइंफेक्टेंट की तरह वर्क करता है और बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस सबको क्लीन कर देता है, सबको मार देता है और वाटर को फिर क्लीन करके सप्लाई करते हैं वाटर के ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। तो क्लोरीनेशन में कई सारे स्टेज होते हैं, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उस डायग्राम से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। द डायग्राम ऑफ क्लोरीनेशन फेज। क्या होगा क्लोरीनेशन में? जब हम क्लोरीन को ऐड करना शुरू करेंगे वाटर के अंदर, तो इनिशियली क्या होगा? यहां से लेकर यहां तक डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरीन बाय रिड्यूसिंग कंपाउंड, मतलब जो कंपाउंड है क्लोरीन जो हमने ऐड किया है उसको वो रिड्यूस करने लगेगा, और अगर हम और अमाउंट ऐड कर देंगे क्लोरीन का तो क्या होगा? कंबाइंड रेजिड्यूअल। मतलब अगर हम क्लोरीन ऐड कर रहे हैं तो क्लोरीन कंज्यूम हो रहा है किसके द्वारा? जो अमोनिया वाटर के अंदर प्रेजेंट है, दैट मीन्स ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा, जो वेरियस वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, उसको किल करने के लिए क्लोरीन कंज्यूम होगा। तो जो कंज्यूम हो रहा है उसको बोलते हैं हम कंबाइंड क्लोरीन, और कुछ क्लोरीन जो फ्री बच रहे हैं उसको बोलते हैं फ्री क्लोरीन। तो क्या होगा यहाँ पे? इसको बोलेंगे कंबाइंड रेजिड्यूअल। मतलब यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है? कंज्यूम होना शुरू हो रहा है, बट जैसे जैसे हम अमाउंट ज्यादा ऐड करना शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है टोटल तो कंज्यूम हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ रेजिड्यूअल बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम एडिशन कर रहे हैं क्लोरीन को, तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ आ रहा है, और एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे अगेन दूसरा फेज आता है। ये दूसरा फेज, सेकेंड फेज आया, और यहाँ के बाद क्या होता है? इस पॉइंट के बाद जो ब्रेक पॉइंट दिख रहा है आपको, टोटल जितने भी बैक्टीरियाज हैं, मतलब जितने भी डिसइंफेक्शन है, वो सब खत्म हो जाने के बाद आप जितना भी इसके इस पॉइंट का जितना भी क्लोरीन आप ऐड करोगे वो सब के सब फ्री और कंबाइंड रेजिडुअल बनेगा। मतलब आप चाहे आप 2 ग्राम ऐड करोगे, मान लीजिए आपने टोटल 10 ग्राम ऐड किया डी पॉइंट तक, अब आप 10 ग्राम पे जैसे 11 ग्राम पे जाओगे तो वो रेजिडुअल कितना दिखेगा आपको? 11 ग्राम। ठीक है, मतलब 1 ग्राम रेजिडुअल दिखेगा। 12 ग्राम आपने ऐड किया तो 2 ग्राम आपको रेजिडुअल दिखेगा। मतलब जो भी आप क्लोरीन इसके बाद ऐड करोगे वो एज अ फ्री क्लोरीन दिखेगा। मतलब नाउ देर इज नो मोर बैक्टीरियाज और नो मोर डिसइंफेक्शन दैट कैन बी किल्ड, मतलब कोई ऐसा बचा नहीं जिसको अभी हमें खत्म करना है। इसलिए कोई भी कंबाइंड क्लोरीन बचे मतलब वहां पे दिखेगा नहीं आपको, इसीलिए ब्रेक पॉइंट के बाद क्या मिलता है? फ्री क्लोरीन दिखता है। इसको क्या बोलते हैं हम? सुपर क्लोरीनेशन। ठीक है, ब्रेक पॉइंट के बाद भी अगर हम कभी क्लोरीन को ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं सुपर क्लोरीनेशन। तो कॉन्सेप्ट समझ गए यहाँ पे क्लोरीनेशन का। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स क्लोरीनेशन बियॉन्ड ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। अगर ब्रेक पॉइंट पे जितनी, क्योंकि हमने ब्रेक पॉइंट क्या देखा कि ब्रेक पॉइंट वो पॉइंट है जब जितनी मात्रा में भी उसमें वायरस, प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया प्रेजेंट है उस सबको कंप्लीटली किल करने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है क्लोरीन की, दैट इज कॉल्ड ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन इफ यू विल ऐड क्लोरीन देन इट विल एक्ट एज अ फ्री क्लोरीन देन। तो कहता है कि अगर उसके बाद भी हम क्लोरीन को ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सुपर क्लोरीनेशन। अब क्वेश्चन में ये आता है कि सुपर क्लोरीनेशन करते क्यों है? तो पेंडेमिक के टाइम पे या फिर बारिश के टाइम पे हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा क्लोरीन ऐड करते हैं। किस लिए? फ्यूचर कंटामिनेशन से बचने के लिए, या फिर कोई एक्सेसिव बैक्टीरिया अगर उसके अंदर है उसके उस टाइम पे हम करते हैं सुपर क्लोरीनेशन। मतलब जितना कंज्यूम हो रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए हम ज्यादा क्लोरीन ऐड करते हैं एज पर जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड सुपर क्लोरीनेशन। और ये कब करते हैं? मैंने बताया
या तो हम रेनी सीजन में करते हैं या फिर कभी पेंडेमिक का टाइम है उस कंडीशन में बचने के लिए। और फिर इस क्लोरीनेशन को डीक्लोरीनेशन भी करना पड़ता है वाटर को ड्रिंकिंग करने से पहले, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा मात्रा में पीने में अच्छा नहीं होता। आप पियोगे तो आप पी नहीं सकते उस वाटर को, तो फिर उसको पीने लायक बनाने के लिए उसको डीक्लोरीनेशन करना पड़ता है। तो क्वेश्चन में कई बार ये भी पूछा गया है कि डीक्लोरीनेशन करने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज होता है या कौन सा मेथड यूज होता है। तो एक्टिवेटेड कार्बन एक तो यूज होता है, एक तो एक्टिवेटेड कार्बन यूज होता है, दूसरा सोडियम थाइसल्फेट यूज होता है। याद कर लीजिए एक्टिवेटेड कार्बन, ये क्वेश्चन में कई बार आता है। एक्टिवेटेड कार्बन, सोडियम थाइसल्फेट, तीसरा है SO2। तो ये तीनों ही कई बार पूछा गया क्वेश्चन में कि डीक्लोरिनेशन के लिए क्या यूज किया जाता है या कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है। तो एक्टिवेटेड कार्बन, सोडियम थाइसल्फेट एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये तीन कंपाउंड ऐसे हैं जो डीक्लोरिनेशन के लिए, जब एक्स्ट्रा सुपर क्लोरिनेशन आपने किया है तो उसकी क्लोरीन की अमाउंट कम करनी है, फॉर दैट पर्पस ये तीन कंपाउंड यूज किया जाता है। ठीक है, प्री क्लोरिनेशन किसको बोलते हैं? जब फिल्ट्रेशन से पहले या सेडिमेंटेशन से पहले हम क्लोरिनेशन करते हैं उसको बोलते हैं प्री क्लोरिनेशन। ठीक है, सबसे पहले फिल्ट्रेशन, सबसे पहले हम फिल्ट्रेशन, फिर सेडिमेंटेशन, फिर आते हैं हम डिसइंफेक्शन पे। तो अगर हम सेडिमेंटेशन से पहले भी क्लोरिनेशन करते हैं उसको बोलते हैं प्री क्लोरिनेशन। सुपर क्लोरिनेशन आप समझ गए। और पोस्ट क्लोरिनेशन किसको बोलते हैं? अगर फाइनल प्रोडक्ट होने के बाद, दैट मीन्स प्री जब भी होगा तो वहां पे पोस्ट जरूर आएगा। ठीक है, सेडिमेंटेशन के बाद। तो प्री क्लोरिनेशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय पोस्ट क्लोरिनेशन। पोस्ट क्लोरिनेशन इज द लास्ट स्टेज, आखिरी स्टेज में अगर हम क्लोरिनेशन कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड पोस्ट क्लोरिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि स्टैंडर्ड 5-day BOD ऑफ वेस्ट वाटर सैंपल इज नियरली व्हाट परसेंटेज ऑफ अल्टीमेट BOD? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ मेजर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। वाटर के अंदर दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, बायोडिग्रेडेबल भी होता है और बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है। तो जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है वो कितने किस अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम कैसे मेजर करते हैं कि वो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो उस अमाउंट को मेजर करके कि कितना DO की वैल्यू, मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी कम हो रही है, उसको मेजर करके हम BOD निकालते हैं। और बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों को मेजर करना है तो हम COD मेजर करते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल्स को यूज करके हम दोनों ही कंपाउंड को डिकम्पोज करते हैं, दैट मीन्स बायोडिग्रेडेबल को भी और नॉन बायोडिग्रेडेबल को भी हम डिकम्पोज करते हैं और तब चेक करते हैं कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है। तो COD इज यूज टू मेजर द बोथ ऑफ देम एंड BOD ओनली बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को। तो और इसका टेस्ट का पीरियड कितना है? 5 डे, 5 दिन में 20 डिग्री सेल्सियस पे मेजर करते हैं। तो आपसे कई बार ये भी पूछा जाता है कि कितने दिन का टेस्ट है और कितने डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। तो इट इज अ 5 डे टेस्ट एट द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है कि कितना परसेंटेज होता है जो अल्टीमेट BOD होता है उसका और 5 डे BOD का रेशियो क्या होता है? ये होता है 2/3। 2/3। ये सेम वैसा ही है जैसा कि सीमेंट के केस में या कंक्रीट के केस में होता है। 28 डेज स्ट्रेंथ को हम डिजाइन के लिए यूज करते हैं, जबकि वो फाइनल स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ उसके बाद भी काफी गेन होता है, बट बहुत लंबे समय तक, 1 साल 2 साल 3 साल तक स्ट्रेंथ गेन करता रहता है, 5 साल तक स्ट्रेंथ गेन करता रहता है, इवन लाइफ टाइम करता रहता है। बट हम 28 डेज स्ट्रेंथ को क्या लेते हैं? स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ लेते हैं। सेम BOD के केस में भी 5 डे BOD इज टेकन एज अ रेफरेंस पैरामीटर। और तो वो पूछ रहा है अल्टीमेट BOD का कितना परसेंटेज होता है, तो 68% होता है। ठीक है, और 2/3 होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन ड्राइंग मतलब वाटर को हम 105 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं ओवन के अंदर फॉर 24 आवर्स। ओवन के अंदर हम सॉइल को डालते हैं और उसके बाद हम ड्राई वेट कैलकुलेट करते हैं, फिर हम वाटर कंटेंट हम चेक करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम मोस्ट एक्यूरेट मेथड। यस, सो ओवन ड्राइंग मेथड मोस्ट एक्यूरेट मेथड माना जाता है वाटर कंटेंट को फाइंड करने के लिए। ये सब जो आपको मेथड दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सभी वाटर कंटेंट फाइंड करने के ही मेथड है, बट द मोस्ट एक्यूरेट वन इज ओवन ड्राइंग। और अगर पूछता है कि क्विकेस्ट मेथड कौन सा है, सबसे जल्दी फाइंड करने वाला मेथड कौन सा है ऑन फील्ड, देन इट इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ठीक है, बाकी पिक्नोमीटर मेथड भी है, सैंड बाथ मेथड भी है। पिक्नोमीटर मेथड में कभी कभी क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इस मेथड में
का लिमिटेशन क्या है, तो फॉर दिस मेथड यू मस्ट हैव टू बी नोन वैल्यू ऑफ जी। इसमें आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू पहले से पता होनी चाहिए, तभी आप इसमें वाटर कंटेंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। बट दीज ऑल आर इनएक्यूरेट एज कंपेयर टू ओवन ड्राइंग मेथड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स ऑफ अ सॉइल इज द रेशियो ऑफ। इंडेक्स की जहां तक बात आती है, एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है, चाहे वो प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो, चाहे वो कंसिस्टेंसी इंडेक्स हो, चाहे टफनेस इंडेक्स हो, चाहे फ्लो इंडेक्स हो, आपको ये क्वेश्चन इसमें से जरूर देखने को मिलता है। आपको इनका रेशियो पता होना चाहिए कि रेशियो किस किस का रेशियो होता है। रेशियो और रेंज के बीच में क्या नाम दिया जाता है कि आईपी की वैल्यू इस रेंज में है तो उस सॉइल को क्या बोलेंगे, आईसी की वैल्यू इस रेंज में है तो उस सॉइल को क्या बोलेंगे। तो रेंज प्लस इन, ये किन किन चीजों का रेशियो है। मोस्टली टाइम आपको रेशियो ही पूछते हैं। मैं आपको सबका देता हूँ, आईपी इज द रेशियो ऑफ, इट इज नॉट द रेशियो, इट इज द डिफरेंस बिटवीन डब्ल्यू एल एंड डब्ल्यू पी। लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच का डिफरेंस जो होता है वाटर कंटेंट का, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स। दूसरा, जैसे टफनेस इंडेक्स पूछा है, टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, आईपी अपॉन आईएफ, आईपी अपॉन आईएफ। फ्लो इंडेक्स क्या होता है, फ्लो इंडेक्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ shear स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट W1 माइनस W2 डिवाइड बाई लॉग बेस N2 डिवाइड बाई N1, ये हो गया फ्लो इंडेक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये लॉगरिथमिक स्केल पे है, नंबर ऑफ लॉस, और वाटर कंटेंट नॉर्मल स्केल पे है। इस तरह से कंसिस्टेंसी इंडेक्स का होता है, कंसिस्टेंसी की जब बात आए तो WL माइनस W डिवाइड बाई IP। ठीक है, तो इस तरह से आप रेशियोज की, रेशियो को याद रखिए, जो भी रेशियो है यहाँ पे इंडेक्स है उनके रेशियो को आप डेफिनेटली याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो नेट हैज 4 फ्लो चैनल एंड 20 इक्विपोटेंशियल चैनल ड्रॉप, द शेप फैक्टर इज। देखिए शेप फैक्टर, फ्लो चैनल और इक्विपोटेंशियल लाइन दोनों ऑर्थोगोनल होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जाता है। ये क्या है, फ्लो लाइंस है, फ्लो लाइंस। और ये क्या है, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स है। ये लाइंस जो है इक्विपोटेंशियल ड्रॉप के लाइन है, और ये लाइंस क्या है, ये 3 लाइन फ्लो लाइंस है। और ये दोनों पूछा जाता है कैसे जुड़े होते हैं, ऑर्थोगोनल, दैट मीन्स 90 डिग्री पे जुड़े होते हैं। ये पूछा है कि इसमें दोनों नंबर दिया हुआ है कि 4 फ्लो चैनल है, दैट मीन्स इनकी संख्या 4 है, और इक्विपोटेंशियल ड्रॉप की संख्या 20 है। तो शेप फैक्टर, शेप फैक्टर इज नथिंग बट NF अपॉन ND, इन दोनों का रेशियो होता है। जब आप रेशियो करेंगे तो 1/5 आएगा। नेक्स्ट, which of the following method is the best suited for determination of probability of coarse grained soil? There are 2 tests to find the probability in laboratory. लेबोरेटरी में एक है कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट और एक है फॉलिंग हेड परमिबिलिटी टेस्ट। कांस्टेंट हेड किसके लिए काम आता है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। कांस्टेंट हेड मतलब जो वाटर का हेड इसमें रखा जाता है वो कांस्टेंट रखा जाता है, मतलब इसकी हाइट जो है वो फिक्स रखी जाती है। इसके लिए इसमें एक्स्ट्रा वाटर सप्लाई बाहर से ऐड की जाती है ताकि इसका वाटर का हेड फॉल ना हो। क्यों, क्योंकि कोर्स ग्रेन सॉइल बहुत ही हाई परमिएबल होता है, तो टाइम के साथ इसका लेवल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो एक्चुअल प्रेशर यहाँ पे मेजर नहीं कर पाएंगे, एक्चुअल प्रोबेबिलिटी मेजर नहीं हो पाएगी। फॉर दैट पर्पस कांस्टेंट हेड इज मेंटेन्ड, दैट्स व्हाई इट इज यूज फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, वाटर का लेवल बहुत ही फास्ट में फॉल होता है। दैट्स व्हाई एडिशनल और एक्सटर्नल वाटर सप्लाई इज एडेड टू मेंटेन द सेम हाइट ऑफ द वाटर। जो फॉलिंग हेड होता है ये किसमें यूज होता है, कोहेसिव सॉइल में, जैसे कि क्ले। क्यों, क्योंकि इसमें परमिबिलिटी बहुत कम मिलती है, के की वैल्यू कम होती है, जिस वजह से वाटर का लेवल बहुत ही माइनर चेंज होता है, तो इसमें वाटर का हेड इतना फर्क नहीं पड़ता। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फॉलिंग हेड परमिबिलिटी टेस्ट फॉर कोहेसिव सॉइल, दैट मींस क्ले, और कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट किसके लिए, कोहेजन लेस सॉइल के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, the bearing capacity of the soil supporting the footing of size 3 meter by 3 meter will not be affected by the presence of water table located at a depth below the base of the footing। अब देखिए यहाँ पे क्या समझना है हमें,
यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं इस टॉपिक से संबंधित। पहला, पहले मैं बताता हूँ कि क्या हो रहा है, कहने का क्या मतलब है इसका, उसके बाद चलेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट पे। मान लेते हैं ये कोई कॉलम है और मान लेते हैं इसका ये फुटिंग है, ठीक है। ग्राउंड लेवल मान लेते हैं यहाँ पे इसका ग्राउंड लेवल, ठीक है। और वाटर टेबल बहुत नीचे है, ठीक है, जिसकी यहाँ से डेप्थ है ये h है, और इसकी जो साइज है कॉलम फुटिंग की वो है L/B, ठीक। तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इस वाटर की वजह से, जो नीचे ग्राउंड वाटर है उसकी वजह से तब तक इफेक्ट नहीं होती है जब तक इसकी डेप्थ फुटिंग के बॉटम से बी डेप्थ नीचे तक है। बी इज द विड्थ ऑफ फुटिंग। जब तक फुटिंग के बॉटम से बी विड्थ नीचे, इससे नीचे पानी कहीं भी वाटर टेबल का टॉप है, वाटर टेबल है, तब तक इसकी बियरिंग कैपेसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे ये बी से ऊपर, दैट मीन्स इस डेप्थ से ऊपर बढ़ना शुरू होगा वाटर का टेबल, इसकी बियरिंग कैपेसिटी घटने लगेगी। और मैक्सिमम कब तक घट सकती है, जब ये वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा। और कितनी घट जाएगी ये भी याद रखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया। क्या बोला मैंने, वाटर टेबल जब तक बॉटम ऑफ द फुटिंग से बी डेप्थ से नीचे है तब तक कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे ही ये बी डेप्थ से ऊपर आना शुरू होगा तो धीरे धीरे बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू घटनी शुरू होगी। और मैक्सिमम रिडक्शन कब होगा, जब वाटर टेबल पहुंच जाएगा कहाँ पे, ग्राउंड लेवल पे, यहाँ पे। और कितनी घट जाएगी, हाफ घट जाएगी। बियरिंग कैपेसिटी पहले 500 किलो पास्कल था, तो अब 250 किलो पास्कल हो जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। दो दो चीज पूछ सकते हैं इसमें, कि वाटर टेबल अगर ग्राउंड लेवल पे है तो कितना रिड्यूस हो जाएगा बियरिंग कैपेसिटी, तो 50% रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, या फिर हाफ हो जाएगा, अब जैसे भी बोलिए। और कब इफेक्ट नहीं होगी, जब फुटिंग के बेस से बी डेप्थ से नीचे है तब कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप इजीली कर सकेंगे। कह रहे बियरिंग कैपेसिटी सॉइल का कितना रिड्यूस होगा जब फुटिंग का साइज ये है, विल नॉट बी अफेक्टेड। कह रहे नहीं अफेक्ट होगा, कब, जब वाटर टेबल की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर, क्योंकि इसमें विड्थ 3 मीटर है, तो 3 मीटर पे होगी तो तब कोई इफेक्ट नहीं होगी। जब इस डेप्थ से ऊपर आना शुरू होगा तो डेप्थ, तो बियरिंग कैपेसिटी घटना शुरू होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ गए, क्वेश्चन आप कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू रैंकाइन फार्मूला मैक्सिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का क्वेश्चन है। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मतलब बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ द सॉइल माइनस 1 माइनस साइन फाइव डिवाइड बाय 1 प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग या फाउंडेशन का। बस इसमें आप सारी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर देनी है। फाइव की वैल्यू 30 डिग्री है तो साइन 30 होता है 1/2, गामा की वैल्यू 20 दी हुई है यहाँ पे, और क्यू की वैल्यू, दैट मीन्स बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग इज 180। सारी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ये मिलेगा आंसर आपको 1, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है एसपीटी टेस्ट का, स्टैंडर्ड पेंट्रेशन टेस्ट। ये जनरली हम बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करने के लिए करते हैं ऑन द साइट, क्योंकि बियरिंग कैपेसिटी फाइंड करने के बहुत सारे मेथड हैं। साइट पे भी हम कर सकते हैं, एनालिटिकली भी हम कर सकते हैं। तो ये है साइट मेथड एक्सपेरिमेंटली फाइंड करने का। इसमें क्या बोला है कि द नंबर ऑफ ब्लॉज ऑब्जर्व इन स्टैंडर्ड पेंट्रेशन टेस्ट फॉर डिफरेंट पेंट्रेशन। तो एसपीटी टेस्ट में स्प्लिट स्पून सैंपलर यूज होता है जिसकी डेप्थ होती है 450 mm। स्प्लिट स्पून सैंपलर की डेप्थ होती है 450 mm। तो जब इसको हम यहाँ पे 64 kg के हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि हर एक 150 mm पेंट्रेशन के बाद नंबर को ब्लॉज को काउंट करना होता है। कितने ब्लॉज, नंबर ऑफ ब्लॉज रिक्वायर्ड, 64 kg के हैमर का कितना नंबर या कितना स्ट्राइक की रिक्वायरमेंट है 150 mm पर 150 mm को पेंट्रेट करने के लिए, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ब्लॉज, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जब पहला 150 mm था ये वाला, उसके लिए 6 ब्लॉज की रिक्वायरमेंट थी। उसके अगले, मतलब यहाँ से यहाँ तक पेंट्रेट होने में 8 ब्लॉज की रिक्वायरमेंट थी। और लास्ट वाले 150 के लिए, मतलब यहाँ पे जब ये पेंट्रेट हो गया, ग्राउंड लेवल अब यहाँ पे आ गया, उस समय रिक्वायरमेंट 10 थी। याद रखिएगा, जैसे जैसे 150 ये, इससे ये रीडिंग ज़्यादा ही होगा और ये रीडिंग इससे ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ये पेंट्रेट होगा सॉइल की रेजिस्टेंट नीचे बढ़ती जाएगी ड्यू टू कॉम्पैक्शन, तो आपको नंबर ऑफ ब्लॉज बढ़ते हुए ही दिखेगा। अब इसमें से तीनों में से हम पहला 150 को हम काउंट नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि उसको हम सीटिंग लोड की तरह यूज करते हैं। तो फर्स्ट 150 इज नॉट काउंटेड। लास्ट के 300 mm की जो पेंट्रेशन की वैल्यू है
उसमें जितना नंबर ऑफ ब्लॉज आया सिर्फ हम उसी को ऐड के एन की वैल्यू को रिपोर्ट करते हैं। तो कितना होगा 10 प्लस 8 18। और इसमें दो करेक्शन भी अप्लाई होता है, डायलेटेंसी करेक्शन एंड ओवरबर्डन करेक्शन। अगर किसी भी 150 mm पेंट्रेशन में अगर नंबर ऑफ ब्लॉज की वैल्यू 15 से ज़्यादा हो रही है तो डायलेटेंसी करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। और वो कितनी होती है कि 15 के बाद जितनी वैल्यू है उसको हम सिर्फ आधा ही लेंगे। सपोज अगर 20 है तो कितना लेंगे 15 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो 17.5 ही काउंट करेंगे, 20 काउंट नहीं करेंगे। तो डायलेटेंसी करेक्शन इसी प्रकार से ओवरबर्डन करेक्शन भी होता है। तो ये समझ गए, एसपीटी में सिर्फ और सिर्फ लास्ट 300 mm की ही पेंट्रेशन काउंट की जाती है। फर्स्ट 150 mm का पेंट्रेशन सीटिंग लोड की तरह यूज करते हैं, इसलिए मतलब सीटिंग लोड मीन्स जो ऑलरेडी उस सॉइल पे पहले ओवरबर्डन का सॉइल था उसका लोड तो पहले भी ले रहा था, उसको तो हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले ही ले रहा था वो। दैट्स व्हाई वी डू नॉट काउंट दिस वैल्यू। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉक फॉर्म्ड बाय द ग्रेजुअल डिपोजिशन। सिंपल सी बात है, सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक कैसे बनता है, वोल्केनो के लावा के कूल डाउन होने से। वोल्केनो से जो लावा निकलता है लास्ट में जब वो कूल डाउन होता है उससे जो रॉक बनता है उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। ऑन अर्थ 95% ऑफ द रॉक आर इग्नियस रॉक, ठीक है। 95% रॉक, टोटल रॉक में से इग्नियस टाइप के रॉक ही हैं, चाहे वो हिमालय पहाड़ हो चाहे कोई भी माउंटेन हो, वो सब आपको इग्नियस रॉक ही देखने को मिलेगा, चाहे ग्रेनाइट हो, बसाल्ट हो, ट्रैप हो, दीज ऑल आर इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है, लेयर बाय लेयर डिपोजिशन से, चाहे वो सॉइल के द्वारा हो, वाटर के द्वारा हो, चाहे विंड के द्वारा हो, चाहे ग्रेविटी के द्वारा हो, चाहे ग्लेशियर के द्वारा, किसी के बाई मीन्स किसी से भी बने, ये डिपोजिशन में लेयर बाय लेयर डिपोजिशन में बनेगा। इसको बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक, दैट मीन्स सेडिमेंट से बना हुआ है ये। एग्जाम्पल के लिए लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, डोलोमाइट, ये सब हो गया आपके सेडिमेंट्री रॉक। तीसरा टाइप का रॉक होता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक इन दोनों रॉक से ही बनता है। ये दोनों रॉक सॉइल के काफी नीचे काफी टाइम तक हीट और प्रेशर के इफेक्ट में आने की वजह से मेटामॉर्फिज्म नाम का रिएक्शन होता है। दैट मीन्स इमेंस टेम्परेचर एंड इमेंस हीट की वजह से इनके क्रिस्टल्स, इनके स्ट्रक्चर्स चेंज होने लगते हैं और एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एक नया रॉक फॉर्म होता है जो कि कंप्लीटली अलग होगा सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक से। मेटामॉर्फिक रॉक हमेशा बनता इन्हीं दोनों रॉक से है, बट ये कंप्लीट डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि मेटामॉर्फिज्म की वजह से इनकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली चेंज हो जाती है एज कंपेयर टू पेरेंट रॉक। इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे कि आपका बेस्ट एग्जांपल है मार्बल। मार्बल, नीस हो गया, सिस्ट हो गया, स्लेट हो गया, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टॉप ऑफ लाइट हाउस। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है कि ये अर्थ है, हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप का है। इसमें क्या होता है कि रिफ्रैक्शन और कर्वेचर, रिफ्रैक्शन का करेक्शन और कर्वेचर का करेक्शन अप्लाई करना जरूरी है। कर्वेचर का करेक्शन ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, क्योंकि लाइन ऑफ साइट हमेशा स्ट्रेट होता है और यहाँ पे कुछ देखना है तो इसके लिए कर्व होना जरूरी है, तो लाइन ऑफ साइट को हमें करेक्शन अप्लाई करना पड़ता है, तो कर्वेचर को काउंट करते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट जो पास होता है वो डेंसर और लाइटर मीडियम से पास होता है, क्योंकि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर में प्रेजेंट, इसकी वजह से लाइट बेंड हो जाती है नीचे की तरफ, तो हमें उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करना होता है। तो रिफ्लेक्शन करेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कर्वेचर करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव टू द रीडिंग ऑफ स्टाफ, ठीक है। तो कह रहा है कि टॉप ऑफ लाइट हाउस जस्ट विजिबल फ्रॉम अ स्टेशन 40 किलोमीटर अवे। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई लाइट हाउस है, यहाँ पे कोई लाइट हाउस है और इसका जो टॉप है वो 40 किलोमीटर, मतलब यहां से विजिबल होता है इसका टॉप। अगर हम इससे पहले जाते हैं तो ये विजिबल नहीं होता है, बट 40 किलोमीटर अगर इसकी डिस्टेंस हम नज़दीक आते हैं तब जाके इसका टॉप दिखता है हमें, ठीक है, टॉप दिखना शुरू होता है। अगर 40 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो हमें टॉप भी नहीं दिखता है, बट नियरेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वेयर टॉप ऑफ द मीनार इज विजिबल और टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज विजिबल इज 40 किलोमीटर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। ऐसा हो क्यों रहा है, हमें तो दिखना चाहिए, ये हो रहा है करेक्शन की वजह से, कर्वेचर करेक्शन एंड रिफ्लेक्शन करेक्शन की वजह से, दोनों ही करेक्शन की वजह से। तो दोनों का कंबाइंड करेक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 0.06728 इंटू डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिए। तो
इस प्रॉब्लम में डी की वैल्यू क्या रखनी है आपको, 40 किलोमीटर। तो 40 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.06728, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, बस सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कर्व इफ इट इज डेजिग्नेटेड एज 3 डिग्री कर्व ऑन 30 मीटर आर्क। देखिए, डिग्री ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर कर्व जो हम बनाते हैं रोड पे, उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। या तो आप डिग्री के फॉर्म में कह लिए या फिर आप रेडियस के फॉर्म में कह लो, दोनों ही तरीके हैं। कोई एक कर्व है, मान लो ये है, तो इसको हम इसके रेडियस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसके डिग्री से भी कन्वर्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके बताता हूँ। दिस इज रेडियस, अगर हम रेडियस से बोलते हैं तो ये रेडियस है, इससे कर्व बन जाएगा। और दूसरा डिग्री क्या होता है कि ये 30 मीटर का आर्क है, 30 मीटर के आर्क को हम कट करेंगे तो इसको बोलेंगे हम 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री कर्व। ठीक है, तो आर्क के भी डेफिनेशन 3 अलग अलग है। 30 मीटर भी हो सकता है, 20 मीटर भी हो सकता है और 10 मीटर भी हो सकता है। बट 30 मीटर और 20 मीटर आर्क के क्वेश्चन 99.99% पूछे जाते हैं। दोनों केस में आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। 30 मीटर आर्क के केस में क्या फॉर्मूला है, 17/19 बाई डी, ये होता है रेडियस के बराबर। और 20 मीटर आर्क के केस में क्या है, 11/45 ठीक है, ये हो गया 20 मीटर आर्क के लिए और ये हो गया 30 मीटर आर्क के लिए। तो क्वेश्चन में 30 मीटर आर्क है तो 719 डिवाइड बाई 3 कर दो, आंसर आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिमोट सेंसिंग इज, देखिए रिमोट सेंसिंग का काम क्या है, हम सभी जानते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए विदाउट बीइंग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। सैटेलाइट से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी जो ऑब्जेक्ट जो अर्थ सरफेस पे है उसको हम सैटेलाइट से मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर क्या करते हैं, बल्कि एनालाइज करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, बाय सिंपली यूजिंग ईएम वेव्स। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको सब क्वेश्चन के बारे में फटाफट बताता हूँ। रिमोट सेंसिंग से पूछा जाएगा आपको से कि कौन कौन से टाइप के हैं। तो एक होता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग और एक होता है पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, जो ईएम वेव्स उसको चाहिए, जिस वेव को वो इंसिडेंट करेगा सैटेलाइट से और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस जाएगा, फिर उसको रिसीवर एनालाइज करेगा कि कितना अमाउंट रिफ्लेक्ट हुआ, कितना अमाउंट एब्जॉर्ब हुआ, कितना अमाउंट स्कैटर हो गया। उसके बेस पे फिर वो डिटेक्ट करेगा कि इसकी डेंसिटी कितनी है मटेरियल की, और फिर पता लगाएंगे उस डेंसिटी का कौन सा मटेरियल होता है। ठीक है, तो कंप्लीटली ये प्रोसेस है। तो अगर कोई सैटेलाइट अपना सेल्फ का एनर्जी सोर्स यूज कर रहा है, दैट मीन्स ईएम वेव्स सेल्फ जनरेट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव। ठीक है, और पैसिव किसको बोलते हैं, जब सैटेलाइट सन को एज अ सोर्स ऑफ ईएम वेव्स यूज कर रहा है उसको बोलते हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है कि एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यूजेस एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो क्या बोलेंगे, सेल्फ। और पैसिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सन को एज अ ईएम सोर्स यूज करता है। तो पैसिव में क्या डिमेरिट है कि वो नाइट के टाइम पे काम नहीं करता है, या फिर ऐसा टाइम जब उसको सोर्स दैट मीन्स सन का एनर्जी अवेलेबल नहीं है उसके पास, उस टाइम वो वर्क नहीं कर सकता। बट एक्टिव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कैन वर्क थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। तो ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि मिनिमम, एक क्वेश्चन जीपीएस से पूछता है कि मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट नीडेड फॉर जीपीएस, तो वो होता है 4। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रिमोट सेंसिंग इज अ, तो क्या है, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। मैंने अभी बताया सैटेलाइट से यूज करते हैं इसको, ईएम वेव्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम इंसिडेंट करते हैं और ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करता है उस ईएम वेव्स के साथ, उसको एनालाइज करके उसकी डेंसिटी फाइंड करते हैं, और डेंसिटी से हम ये पता लगाते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, इससे हम बहुत सारी चीज़ों को, फ्लडिंग किस एरिया में हो रहा है, किस एरिया में फ्लडिंग है, किस एरिया में कितना एग्रीकल्चर क्रॉप्ड है, किस एरिया में कितनी पब्लिक है, किस एरिया में मतलब क्या है, ये हम सब पता लगाते हैं। हिली एरियाज कहाँ पे है, कहाँ पे ग्राउंड एरियाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जियोरेटिक सर्वेइंग। जिसमें नहीं लिया जाता है उसको बोलते हैं प्लेन सर्वेइंग, जिसमें अर्थ का कर्वेचर और रिफ्लेक्शन दोनों काउंट किया जाता है उसको बोलते हैं जियोरेटिक सर्वेइंग। सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन फॉर जीपीएस, जीपीएस के लिए इसमें दो क्वेश्चन आते हैं। अभी मैंने बताया कि मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट नीडेड टू फाइंड द लोकेशन इज 4। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि किसी भी चीज का लोकेशन फाइंड करने के लिए कम से कम कितने सैटेलाइट की जरूरत है, मिनिमम 4 है। और पूरे अर्थ पे कितने सैटेलाइट की मिनिमम जरूरत है ताकि वो पूरे अर्थ पे आप कहीं भी हो तो आपके लोकेशन को ट्रेस कर सके।
उसके लिए 24 सैटेलाइट का एक नेटवर्क होता है पूरे अर्थ के चारों तरफ, जिसको यूज करके आप अर्थ के किसी भी पॉइंट पे हैं तो आपकी लोकेशन को प्रिडिक्ट कर सकता है, ठीक है। फॉर दैट पर्पस 24 सैटेलाइट, तो इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, सो यू हैव टू रिमेंबर इट। द ज्वाइंट इन अ डैम फाउंडेशन क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ, देखिए अपलिफ्ट और एंड स्टेबिलिटी, मतलब अगर ज्वाइंट है तो जाहिर सी बात है अपलिफ्ट का भी दिक्कत आएगा और स्टेबिलिटी की भी दिक्कत आएगी और लीक भी होगा, क्योंकि डैम में ज्वाइंट एक बहुत ही वीक पॉइंट है, लीक होगा वहां से डैम से अपलिफ्ट की भी दिक्कत आएगी और अपलिफ्ट प्रेशर भी वहां पे काफी जनरेट होगा। डैम से अगर लीक होने लगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी खतरे में आ जाएगी। नेक्स्ट है द ब्रिज हैविंग इट्स फ्लोर सपोर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ द मेन गर्डर इज कॉल्ड, कोई ब्रिज है, ये बहुत बार पूछा गया है। तीन प्रकार के ब्रिज होते हैं, थ्रो ब्रिज, डेक ब्रिज और सेमी थ्रो ब्रिज। डेक ब्रिज कब बोलते हैं, मैं तीनों का आपको डायग्राम बताता हूँ कि ये है गर्डर जिसके ऊपर हम लोग चलते हैं या फिर व्हीकल को पास करवाते हैं। अगर इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस डेक के नीचे सपोर्टेड है, ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर आपको नहीं दिख रहा है, आप रोड को जब ब्रिज को आप क्रॉस करेंगे और इसके नीचे यहाँ पियर लगा हुआ है, तो जब आप ब्रिज को क्रॉस करेंगे अगर सिर्फ आप रोड दिख रहा है, उसके आपको ऊपर कुछ भी कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, सारा स्ट्रक्चर अगर रोड के नीचे है तो इसको बोलते हैं हम डेक ब्रिज, दिस इज कॉल्ड डेक ब्रिज। थ्रो ब्रिज किसको बोलते हैं, इसमें सारा का सारा स्ट्रक्चर क्लियर होता है, ऊपर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ, दैट मीन्स ये गार्डन है जिसमें हम चलते हैं या फिर हमारा व्हीकल ट्रेवल करता है, और इसको सपोर्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो भी इसके ऊपर ही है, ठीक है। मान लेते हैं स्टीफनिंग गर्डर है, ये केवल सस्पेंशन ब्रिज है, तो इसके अगर ऊपर है तो इसको बोलते हैं हम थ्रो ब्रिज। और सेमी थ्रो का बोलते हैं कि कुछ पार्ट जो इस गर्डर को सपोर्ट किए हुआ है वो ऊपर है, कुछ पार्ट इसके नीचे है इस लेवल के, तो उसको बोलते हैं सेमी थ्रो ब्रिज। अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार आया हुआ है। क्या बोलता है, ब्रिज हैविंग इट्स फ्लोर सपोर्टेड एट द बॉटम ऑफ द मेन गर्डर। अब देखिए इसका जो फ्लोर है जिसकी हम बात कर रहे थे गर्डर की, वो मेन गर्डर के बॉटम में सपोर्टेड है, उसको क्या बोलेंगे, थ्रो ब्रिज बोलेंगे। ये एग्जांपल है थ्रो ब्रिज का, ये स्ट्रक्चर है मेन गर्डर, हमारा मेन गर्डर ये इसके ऊपर है, उसके बॉटम में सपोर्टेड है, इसको बोलेंगे थ्रो ब्रिज। आगे चलते हैं, रॉकर बियरिंग आर सुटेबल फॉर, देखिए रोलर बियरिंग और रॉकर बियरिंग किसके लिए काम में आता है, तो जो पियर है और जो सुपर स्ट्रक्चर है, इन दोनों का जो ज्वाइंट होता है, इन दोनों को ज्वाइंट पे बियरिंग प्रोवाइड करते हैं। बियरिंग का काम क्या होता है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को अलाउ करना ताकि क्रैक ना हो। रिजिड ज्वाइंट हम प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि डायनामिक लोड होता है, मूवेबल लोड होता है, उसको काउंटर करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट को अलाउ करते हैं थोड़ा बहुत। वहां पे क्या यूज होता है, वहां पे यूज करते हैं हम बियरिंग्स को, रॉकर बियरिंग या रोलर बियरिंग। रोलर बियरिंग क्या होता है, सिलेंडर्स लगे होते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट अलाउ करता है दोनों ही डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। इस तरह से रोलर्स लगे होते हैं, इसके ऊपर ब्रिज सपोर्टेड होता है और नीचे इसका पियर होता है। आप सब लोगों ने देखा होगा जहां ब्रिज होता है वहां पे रोलर्स लगे होते हैं, इसे कहते हैं रोलर बियरिंग। और रॉकर बियरिंग क्या होता है, इसमें ट्रांसलेशन अलाउड नहीं होता, रोटेशन अलाउड होता है। दैट मीन्स इसका कुछ आपको स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। इस केस में क्या होता है, स्ट्रक्चर थोड़ा रोटेट तो हो सकता है ऐसे, दैट मीन इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में थोड़ा बहुत रोटेट तो हो सकता है, बट इट कैनॉट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन, तो इसको कहते हैं रॉकर बियरिंग। तो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, जब स्पैन की वैल्यू मोर देन 20 मीटर हो। द टाइप ऑफ लोडिंग टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग टेम्पररी ब्रिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआरसी 6 में आता है लोडिंग, आईआरसी 6। देखिए कौन कौन से क्लास है, सबसे पहले आईआरसी क्लास 70R, 70R क्लास ए और क्लास ए तीनों ही परमानेंट में काम में आते हैं, और आईआरसी क्लास भी टेम्पररी में काम में आता है। तो जो भी टेम्पररी ब्रिज है या फिर टिम्बर ब्रिज है, तो आप क्या क्या याद कर लो इसमें, टेम्पररी ब्रिज या टिम्बर ब्रिज अगर आपसे पूछता है तो क्लास बी पे आपको टिक करना है। परमानेंट ब्रिज हो तो क्लास ए और क्लास 70R यूज होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं, म्यूनसिपैलिटी लिमिट के अंदर, अगर आपको म्यूनसिपैलिटी लिमिट के अंदर अगर कोई ब्रिज डिजाइन करना है तो उस केस में आप कौन सी लोडिंग कंसिडर करेंगे, तो उस केस में यूज करते हैं डबल ए, ठीक है, आईआरसी लोडिंग क्लास डबल ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि म्यूनसिपैलिटी लिमिट के अंदर हम कौन सा क्लास लोडिंग क्लास यूज करते हैं, तो डबल ए क्लास यूज करते हैं, ठीक। और टेम्पररी ब्रिज या फिर टिम्बर ब्रिज के लिए क्लास बी, इसका कोड है आईआरसी 6, 2015 है शायद। नेक्स्ट है, एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन द मिनिमम स्ट्रेट लेंथ ऑफ अप्रोच, अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स। मैं आपको इसका आईआरसी का नंबर बताता हूँ, आईआरसी नंबर 5 है ये, 5 2015।
और इसका क्लॉज नंबर है 105.7। यहाँ पे आपको मिलेगा कि मिनिमम जो अप्रोच लेंथ है दोनों ही साइड ब्रिज के वो कितना होना चाहिए, 15 मीटर होना चाहिए। दैट मीन स्टार्टिंग ऑफ द ब्रिज ऑल्सो एंड एंड ऑफ द ब्रिज ऑल्सो। तो ये स्ट्रेट लेंथ होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ये ब्रिज आने वाला है तो उसके दोनों ही साइड में अप्रोच के लेंथ मिनिमम 15 मीटर कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। उस समय कोई टर्निंग वर्निंग नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, कलवर्ट आर प्रोवाइडेड। इसमें आपको याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंटली कितने लेंथ को क्या बोलते हैं। कलवर्ट लेस देन 6 मीटर हो तो कलवर्ट, 6 to 30 मीटर माइनर ब्रिज, 60 to 60 मीडियम ब्रिज, 60 to 120 मेजर ब्रिज एंड मोर देन 120 लॉन्ग स्पैन ब्रिज। ठीक, तो ये आपको याद ही रखना है क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में एक नए क्वेश्चन इससे आता है। लेस देन 6 मीटर कलवर्ट, 6 to 30 माइनर, 30 to 60 मीडियम, 60 to 120 मेजर ब्रिज एंड मोर देन 120 लॉन्ग स्पैन ब्रिज। तो एज कम विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ द ब्रिज these are the nomenclature. What should be the minimum width of the footpath while designing a bridge for rural areas? ये फिक्स है 1.5 मीटर। अगेन इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन सो यू हैव टू रिमेंबर इट। द सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर अ रोड ब्रिज, ये तो आप आसानी से कह सकते हैं क्योंकि रोड ब्रिज के लिए हमें क्या क्या चाहिए कि नेचर ऑफ द रिवर बैंक एंड इम्बैंकमेंट, क्या क्या देखना है कि वहाँ पे रिवर बैंक कैसा है, इम्बैंकमेंट कैसा है, विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द रिवर, कम से कम विड्थ होना चाहिए और कम से कम डेप्थ होना चाहिए, एबिलिटी ऑफ गुड एंड सेफ फाउंडेशन फॉर ब्रिज, हम अगर बना रहे हैं वहाँ पे ब्रिज में तो फाउंडेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए और अवेलेबल अगर कोई मटेरियल हमें रिक्वायरमेंट है तो भी इजीली अवेलेबल होना चाहिए। दीज ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड हियर। व्हाट इज द कैचमेंट एरिया ऑफ उकाई डैम? उकाई डैम से क्वेश्चन कंटिन्यूसली पूछा जाता है। गुजरात में जितने भी डैम्स हैं आपको सभी डैम्स के बारे में मोस्टली इंपॉर्टेंटली पता ही होना चाहिए, उसके कैचमेंट एरिया, उसका हाइट, किस टाइप के है, कौन से रिवर पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, याद होना चाहिए। उकाई डैम को हम सरदार वल्लभ नहीं वल्लभ सागर पंत डैम भी कहते हैं। इसका कैचमेंट एरिया है 62255 किलोमीटर स्क्वायर और ये कैचमेंट एरिया है सरदार सरोवर डैम का। ठीक है, तो ये कैचमेंट एरिया भी आपको याद रखना है। 88,000 किलोमीटर है उकाई डैम का और 62255 है कैचमेंट एरिया उकाई डैम। उकाई डैम कैसा है, मैसनरी डैम है, अर्दन प्लस मैसनरी बना हुआ है रॉक डैम, और सरदार सरोवर डैम प्योरली ग्रेविटी डैम। व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? 182 मीटर, यही नंबर है गुजरात के विधानसभा का भी। तो हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है 182 मीटर और 163 मीटर है डैम का हाइट, सरदार सरोवर डैम का हाइट। विच अमंग द फॉलोइंग साइट इन गुजरात हैज बीन नेम्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2021? देखिए गुजरात में दो ही साइट हैं जो आईवीसी के अंदर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत आते हैं, धौलावीरा और लोथल। धौलावीरा तो आपको कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है और लोथल गल्फ ऑफ खंबात के पास है। तो लोथल एक क्या था, पोर्ट था आईवीसी के अंदर। तो इन दोनों में से कोई भी अभी तक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर नहीं आता था, बट धौलावीरा को बहुत पहले नॉमिनेट किया गया था तो 2021 में इसको इंक्लूड कर लिया गया है। तो अब आपको ये याद रखना है कि धौलावीरा को कब इंक्लूड किया गया है, 2021 में, और लोथल अभी तक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, दूसरा क्या पूछते हैं कि रानी की वाव को कब इंक्लूड किया गया था, तो ये 2014 में किया गया था यूनेस्को के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन गुजरात? तो देखिए इसमें सभी डैम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि डैम्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर सिविल इंजीनियरिंग। मैं आपको बता देता हूँ, दांतेवाड़ा जो है वो गुजरात में ही है और ये मड एंड मैसनरी डैम है, मड एंड मैसोनरी डैम है। ठीक है, और ये किस में है, बनास रिवर पे, ये बनास रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, बनासकांठा रिवर में ही है इसलिए बनास रिवर पे। दूसरा है तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा डैम कहाँ पे है, कर्नाटक में, ये है कर्नाटक में। और ये किस रिवर पे है, ये सॉरी तुंगभद्रा डैम, हाँ कर्नाटक में है। नेक्स्ट है गांधी सागर डैम। ओके, गांधी सागर डैम कहाँ, ये अगेन मैसोनरी डैम है और ये चंबल रिवर में है, एमपी में, चंबल रिवर पे है एमपी में। ठीक, नेक्स्ट है नागार्जुन सागर डैम, ये भी अगेन मैसोनरी डैम है और ये कृष्णा रिवर पे है, कृष्णा रिवर पे है और ये बॉर्डर पे आता है, मतलब इसका एक आधा पोर्शन आंध्र प्रदेश में है और आधा पोर्शन तेलंगाना में है। तो अगर क्वेश्चन कभी ऐसा आता है कि नागार्जुन सागर डैम पहले तो किस रिवर पे है, तो कृष्णा रिवर पे है,
मैसनरी डैम है। और किस स्टेट में आता है, तो इसका आधा पोर्शन आंध्र प्रदेश में है और आधा पोर्शन तेलंगाना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन इज एन एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी लोकेटेड इन गुजरात। जैसा कि मैंने बताया, आईवीजी के 2 ही साइट हैं जो गुजरात में है, धौलावीरा एंड लोथल। तो यहाँ पे ऑप्शन लोथल ही है, कालीबंगन मनावली गुजरात में नहीं है। नेक्स्ट है जीएनएसएस स्टैंड फॉर, ये तो अगेन रिमोट सेंसिंग के अंदर आपको ये नेम नोमेनक्लेचर है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। नेक्स्ट है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, बीम। बीम आज के डेट में बहुत पॉपुलर हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें पूरा प्रोजेक्ट आप एक मास्टर लेवल पे, दैट मीन्स एक ऑर्गेनाइज लेवल में आप मैनेज कर सकते हैं। क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटा ड्यूरिंग द डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन प्रोसेस, मतलब इसमें पूरे कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस आप एक ही सिस्टम से आप मैनेज कर सकते हैं। ग्रेटर विजिबिलिटी एंड मोर सस्टेनेबल ऑप्शंस, दैट मीन्स इसमें आप मल्टी लेवल पे वर्क कर सकते हैं, जिससे विजिबिलिटी बहुत आसान हो जाती है। कोई बंदा डिजाइनिंग पे काम कर रहा है, कोई बंदा ड्राइंग पे काम कर रहा है, वो सब कुछ आपस में सिंक है, ताकि कोई भी पार्शियलिटी ना हो, किसी पे कोई इंफॉर्मेशन हिडन ना रहे, इसलिए इसको विजिबिलिटी इसकी हाई होती है। और सस्टेनेबल ऑप्शन होता है। कॉस्ट सेविंग एंड एईसी प्रोजेक्ट, मतलब एईसी प्रोजेक्ट में इसका कॉस्ट काफी रिड्यूस होता है, क्यों? क्योंकि वर्किंग विद सिंक सिस्टम, हम एक सिंक सिस्टम के अंतर्गत काम कर रहे हैं, इसलिए बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल, प्रपोज्ड मॉडल है, जिसमें बहुत अच्छे तरह से काम करता है। और पूरे प्रोजेक्ट का डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ये सब ऑपरेशन एक साथ ही आप मॉनिटर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग फीचर्स कैन मेक बिल्डिंग ग्रीन। ग्रीन बिल्डिंग किसको बोलते हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं? इसमें ऑल ऑफ द अबव है। इफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी, सिर्फ एनर्जी से ही संबंधित नहीं है, वाटर से भी संबंधित है। और सभी एनर्जी रिसोर्स का इफिशिएंट यूज, मतलब जितना चाहिए उतनी ही मात्रा में उसका यूज कर रहे हैं अगर हम, दैट इज कॉल्ड ग्रीन बिल्डिंग। सेकेंड इज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसे एनर्जी का हम यूज कर रहे हैं जो कि रीन्यूएबल है, ऐसा नहीं है जो जैसे फॉसिल फ्यूल है नॉन रिन्यूएबल नहीं यूज कर रहे हैं हम, ऐसे यूज कर रहे हैं जैसे विंड हो गया, सोलर हो गया, हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर रहे हैं जो कि रिन्यू करा जा सकता है या फिर अपने आप होता हो। गुड इंडोर इन्वायरमेंट एयर क्वालिटी, मतलब इंडोर अंदर की जो इन्वायरमेंटल क्वालिटी होती है, एयर की क्वालिटी होती है, वो काफी अच्छी होती है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द एग्जांपल ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। लास्टली एएसी ब्लॉक इन अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रेफर्स टू, ये बहुत ही पॉपुलरली नोन एग्जांपल है, ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट। ये क्या होता है, 80% इसमें एयर फील्ड होता है, दैट मीन्स बहुत ही लाइट वेट ब्लॉक्स होते हैं, जिसको हम वॉल में, फ्लोरिंग में यूज करते हैं। इसमें सीमेंट होता है, फ्लाइस होता है, फाइन एग्रीगेट होता है और एक्सपेंडिंग एजेंट होता है। इसका काम क्या है मेन, कि ये इतना लाइट वेट होता है और इसमें जो एयर वॉइड्स हैं वो क्या काम करता है, इंसुलेशन का काम करता है, थर्मल भी और साउंड भी। तो इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है, थर्मल एंड साउंड इंसुलेशन, इसलिए हम इसको फ्लोर में, वॉल में, यहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हमें हाईली इंसुलेशन की जरूरत हो, चाहे वो साउंड का हो, चाहे वो थर्मल इंसुलेशन यूज करना हो। तो ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट is mainly used in wall or floor where insulation of sound and air is prominent। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे 201 से क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।